तो कैसे हैं आप लोग। और इस वीडियो के साथ हम शुरू कर रहे हैं क्लास 9th का पॉलिटी। और पॉलिटी में यानी कि सिविक्स हम पढ़ रहे हैं और यह है चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 1 का वीडियो नंबर 1। तो इसके अलावा भी हम बहुत सारे वीडियोस करेंगे इस चैप्टर के ऊपर। तो पहले हम इस वीडियो को देख लेते हैं। तो देखिए, चैप्टर का नाम है डेमोक्रेसी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। तो देखिए, इस चैप्टर में सिंपली हम देखने वाले हैं कि वर्ल्ड में बहुत सारे डेमोक्रेसीज़ के बारे में, कई 2 से 3 डेमोक्रेसीज़ के बारे में, और वहाँ किस तरह से डेमोक्रेसी डेवलप हुई, किस तरह से डेमोक्रेसी आई, और कई जगहों पर हम देखेंगे कि डेमोक्रेसी को हटा भी दिया गया था। तो हम यहाँ वर्ल्ड में डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि वर्ल्ड में कहाँ कहाँ डेमोक्रेसीज़ थी, कैसे थी, उसके कुछ एग्जाम्पल। ऐसा नहीं कि हम सारे पढ़ने वाले हैं, कुछ एग्जाम्पल उसके हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ देखिए, ओवरव्यू आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आखिर ये किस लिए है, ये जो बुक है। तो यहाँ साफ लिखा गया है, दिस बुक इज़ अबाउट डेमोक्रेसी। ये किताब है सिंपली डेमोक्रेसी के बारे में। पहले चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, डेमोक्रेसी किस तरह से एक्सपेंड हुई पिछले लास्ट 100 ईयर्स में, यानी पिछले 100 साल में डेमोक्रेसी किस तरह से एक्सपेंड हुई बहुत सारे देशों में। तो मोर देन हाफ ऑफ द इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड टुडे आर डेमोक्रेसीज़। आधे से ज़्यादा देश पूरी दुनिया में आज डेमोक्रेसी हैं। द एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी हैज़ नॉट बीन स्मूथ एंड स्ट्रेट। ऐसा नहीं था कि धीरे धीरे सब जगह डेमोक्रेसी आ गई थी। डेमोक्रेसी के बहुत सारे रिवोल्ट्स हुए, डेमोक्रेसी लाने के लिए बहुत सारे रिवोल्ट्स हुए और बहुत तरह के लोगों को परेशानियाँ झेलनी पड़ी ताकि डेमोक्रेसी आ सके उनके स्पेसिफिक देश में। जैसे कि हम यहाँ देखने वाले हैं चिली के बारे में, पोलैंड के बारे में, और भी 1-2 देशों के बारे में हम देखने वाले हैं। तो बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखने पड़े हैं देशों को डेमोक्रेसी लाने के लिए, और ये फ़िलहाल भी बहुत ही अनस्टेबल और अनसर्टेन अचीवमेंट है। क्योंकि अगर मान लीजिए किसी देश में डेमोक्रेसी आ भी जाती है तो उसके बाद ऐसा हो सकता है कि वहाँ पर कोई रिवोल्ट हो जाए, सैनिक विद्रोह हो जाए, या फिर किसी और तरह से डेमोक्रेसी को फिर से रिमूव कर दिया जाए। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये पार्ट अगर मैं बताऊं तो ये आपके किसी काम का नहीं आएगा। आप चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं कि आखिर आपको ये चैप्टर क्यों पढ़ाया जा रहा है। तो हम अपने मेन मुद्दे पर आते हैं, मेन पॉइंट पर आते हैं। जैसे ही हम किताब खोलते हैं, अपना चैप्टर नंबर 1 खोलते हैं, हमें ये इमेज देखने को मिलती है। तो आखिर ये इमेज है क्या और कहना क्या चाहती है ये इमेज, ये हम पहले देख लेते हैं। तो आप इस इमेज के नीचे देखेंगे अगर, तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ देखिए, इस इमेज के नीचे आप देखिए तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि आखिर ये इमेज किस बारे में है। तो ये उस समय के, यानी जिस समय का ये इमेज है, सितंबर 1973, उस समय के जो चिली के प्रेसिडेंट थे उनका इमेज है। प्रेसिडेंट सैल्वाडोर एलेंडे शायद कहते हैं, एंड हिज सिक्योरिटी गार्ड्स इन फ्रंट ऑफ ला मोनेडा चिलीज प्रेसिडेंशियल पैलेस। यानी वो अपने प्रेसिडेंशियल पैलेस जो है, राष्ट्रपति भवन, उसके बाहर का ये इमेज है। तो आप यहाँ आवर्स बिफोर हिज डेथ, यानी उनके मरने के कुछ घंटे पहले। तो आप यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिर हुआ क्या था, और लोगों के चेहरे जो हैं इस इमेज में इस तरह से उतरे हुए क्यों हैं, या फिर ऐसा एक्सप्रेशन क्यों है। और इसी चीज़ को हम पढ़ने वाले हैं अभी, बिल्कुल तुरंत इसी चीज़ को हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए आगे पढ़ते हैं अब इसी चीज़ को। देखिए, पहला 1.1 हमारा टॉपिक है, और टॉपिक का नाम है टू टेल्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो यहाँ पर ये देखिए, आपको कोटेशन में दिया गया है, ये जो आपका कोटेशन दिया गया है, ये इन्हीं का, ये जो आदमी है यहाँ पर, इन्हीं का भाषण है, यानी लास्ट स्पीच है इनका। इनके मरने से कुछ घंटे पहले शायद, या 1 दिन पहले, इन्होंने लास्ट स्पीच जो दिया था वो है। तो इसमें ये कहते हैं कि वर्कर्स ऑफ माई होमलैंड, आई हैव फेथ इन चिली एंड इट्स फ्यूचर। चिलियंस will overcome this dark and bitter moment when treason become dominant, and you must never forget that sooner rather than later the grand avenue will be opened where free men will march on to build a better society. Long live Chile, long live the people, long live the workers. तो ये लोगों को संबोधित कर रहे हैं, वर्कर्स को संबोधित कर रहे हैं, और ये जो थे लास्ट वर्ड्स थे उनके मरने से कुछ घंटे पहले। और उन्होंने कहा कि आई हैव सर्टेनिटी दैट माई सेक्रीफाइस विल नॉट बी इन वेन। आई हैव सर्टेनिटी दैट एट द लीस्ट आई विल बी अ मोरल लेसन टू कैस्टिगेट फेलोनी, कोवार्डिंस एंड प्रिजन।
तो ये उनके लास्ट स्पीच थे, लास्ट वर्ड्स थे। और ऐसा उन्होंने क्यों कहा, ये चीज़ अभी हम तुरंत पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, दीज आर सम एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द लास्ट स्पीच ऑफ सैल्वाडोर एलेंडे। तो प्रोनाउंस किया जाता है एंडे, मैं एलेंडे बोल रहा था। तो देखिए, ये उनके भाषण के कुछ स्टैक्स हैं, कुछ पार्ट हैं, कुछ हिस्से हैं जब ये प्रेसिडेंट थे चिली के। जो चिली है वो साउथ अमेरिका में एक देश है, आप मैप देखेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये स्पीच दिया गया था 11 सितंबर 1973 के सुबह में, मॉर्निंग में। द डे हिज गवर्नमेंट वॉज ओवरथ्रोन बाय द मिलिट्री, जिस दिन मिलिट्री ने उनके सरकार को ओवरथ्रो कर दिया था, उखाड़ दिया था और सत्ता परिवर्तन कर दिया था। जो एंदे थे, एंदे वॉज द फाउंडर ऑफ लीडर ऑफ द सोशलिस्ट पार्टी ऑफ चिली। चिली की जो सोशलिस्ट पार्टी थी उसके लीडर थे और उन्होंने लीड किया था पॉपुलर यूनिटी कोलिशन टू विक्ट्री, यानी एक कोलिशन फॉर्म करके चुनाव लड़ा था, जिसने चुनाव जीता था 1970 में। आफ्टर बीइंग इलेक्टेड द प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट बनने के बाद एंदे जो थे बहुत सारे पॉलिसी डिसीजन लिए ताकि वो पुअर्स को मदद कर सकें, वर्कर्स को बेनिफिट कर सकें। तो ये बहुत सारे अच्छे अच्छे कदम उन्होंने उठाए थे, जिसमें उन्होंने इंक्लूड किया था कि एजुकेशनल सिस्टम को रिफॉर्म किया था, चिल्ड्रंस के लिए, बच्चों के लिए मिल्क बांटने का कुछ प्रथा सिस्टम लगाया था। जो लैंडलेस फार्मर्स थे उनके बीच में ज़मीन का बंटवारा किया था, यानी उनको ज़मीन दिया था। और वो जो थे वो अपोज करते थे फॉरेन कंपनीज़ को जो कि वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि कॉपर चिली से ले जा रहे थे। तो लेकिन ऐसा नहीं था कि सब चीज़ अच्छा हो रहा था। तो वहीं पर जो लैंडलॉर्ड्स थे, यानी ज़मींदार हम तो कह सकते हैं, वो थे जो अमीर लोग थे, और जो धार्मिक संस्थाएं थी जैसे कि चर्च, वो उनके पॉलिसीज़ को अपोज कर रही थी। उनकी पॉलिसीज़ उन्हें पसंद नहीं थी। और इसके अलावा दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज़ भी थे चिली में जो कि इस चीज़ को अपोज कर रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि वो ऐसा काम करें। और ये जो सभी चीज़ें हुई, जो लोग अपोज कर रहे थे, वो एक तरह से इनडायरेक्टली इनकी मौत के जिम्मेदार थे। वो कैसे, आगे हम देखने वाले हैं। अब हम देखते हैं मिलिट्री कूप ऑफ 1973, यानी 1973 में जो चिली में विद्रोह हुआ, सैनिक विद्रोह, वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस चीज़ को हम देखने वाले हैं। 11 सितंबर 1973 इस दिन की सुबह को जो मिलिट्री जो थी उसने सी पोर्ट को अपने कब्जे में ले लिया। और जो डिफेंस मिनिस्टर थे वो जब अपने ऑफिस पहुंचे तो उसी समय उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। द मिलिट्री, आगे बढ़ते हैं हम। जो मिलिट्री कमांडर्स थे उन्होंने प्रेसिडेंट को कहा कि वो रिज़ाइन कर दें, लेकिन जो एंदे थे उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया रिज़ाइन करने से या फिर देश को छोड़ने से। तो लेकिन वो समझ गए थे कि जो अभी सिचुएशन है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। उन्होंने रियलाइज़ कर दिया कि अभी कितना बड़ा डेंजर है देश के ऊपर और उनकी लाइफ के ऊपर। इसलिए उन्होंने सुबह में लोगों को एड्रेस किया, रेडियो पर भाषण दिया, शायद रेडियो पर ही भाषण दिया था, रेडियो पर भाषण दिया, और जिसका कि एक हिस्सा आपने अभी थोड़ा देर पहले पढ़ा था। तो उसके बाद जो मिलिट्री जो थी, जिसने प्रेसिडेंट के हाउस को सराउंड करके रखा हुआ था, घेर कर रखा हुआ था, उसने बम्बार्डिंग शुरू कर दिया, यानी बम गिराने शुरू कर दिए प्रेसिडेंट के हाउस पर। और प्रेसिडेंट एंदे जो थे वो उसी मिलिट्री अटैक में मारे गए। तो यही वो सेक्रीफाइस थी जिसके बारे में वो बात कर रहे थे अपने लास्ट स्पीच में। एक गवर्नमेंट जो कि इलेक्ट हुई थी लोगों के द्वारा, उसे ओवरथ्रो कर दिया गया था मिलिट्री के द्वारा कॉन्स्पिरेसी और वायलेंस की मदद से। तो देखिए, तो आखिर चिली को 11 सितंबर 1973 में जो चिली को हुआ वो एक मिलिट्री कूप था, यानी मिलिट्री विद्रोह था, सैनिक विद्रोह था, जो जनरल अगस्तो पिनोशे कहा जाता है, पिनोशे कहा जाता है, जनरल अगस्तो पिनोशे, जो कि आर्मी जनरल था, उसने इस कूप का विद्रोह किया था, इस सैनिक विद्रोह का क्या कहते हैं, नेतृत्व किया था। तो यहाँ पर बात यह है कि ऐसा नहीं कि उसका मन में तुरंत आया और उसने विद्रोह कर दिया, ऐसा नहीं था। बहुत सारे जो लोग नाराज़ थे सरकार से,
जैसे कि जो रिच लोग थे, जो धार्मिक संस्थाएं थी जैसे चर्च भी इस विद्रोह में मदद कर रही थी, और जो जमींदार लोग थे वो भी मदद कर रहे थे। और इसके साथ साथ एक्सटर्नल फोर्सेस भी थी जो इन चीज़ों को मदद कर रही थी। जैसे जो यूनाइटेड स्टेट्स की जो गवर्नमेंट थी वो इस सरकार से खुश नहीं थी। उसका रीज़न आप शायद समझ रहे होंगे कि देखिए इयूनाइटेड स्टेट जो है वो एक तरह का क्या कह सकते हैं, प्रो बिजनेस गवर्नमेंट है जो कि अपने देश के कंपनियों को बढ़ावा देना चाहती है। लेकिन जो एंदे थे वो विदेशी कंपनियों के खिलाफ थे, और इस वजह से अमेरिका सरकार उनसे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थी। और ऐसा कहा जाता है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका का जो सरकार था उस समय का, उसने मिलिट्री जनरल का मदद किया था ताकि एंदे के रूल को ख़त्म किया जा सके, और उनको यहाँ तक कि फ़ंड भी दिया था, यानी पैसे भी पहुँचाए थे, हथियार भी पहुँचाए थे, ताकि विद्रोह को सही तरीके से अंजाम दिया जा सके। जो फिनोशे था जनरल, वो प्रेसिडेंट बन गया, क्या कहते हैं, चिली का प्रेसिडेंट बन गया, और उसने करीब 17 सालों तक चिली को आगे रूल किया। और जो गवर्नमेंट इलेक्ट की गई थी लोगों द्वारा, अब पावर पूरी तरह से शिफ्ट हो गई थी मिलिट्री जनरल्स के हाथों में, मिलिट्री ऑफिसर्स के हाथों में। नीचे करता हूँ, मिलिट्री ऑफिसर्स के हाथों में पूरी ताकत पहुंच गई थी, और लोगों को अब कोई अधिकार नहीं था कि वो कुछ कह सकते थे या फिर कुछ कर सकते थे। जो मिलिट्री ऑफिसर्स थे वो जो चाहते थे वो करते थे, जिस तरीके से चाहते थे वो करते थे, उनको कोई क्वेश्चन करने वाला नहीं था, उनको कोई कुछ करने वाला नहीं था। तो एक तरीके का मिलिट्री डिक्टेटरशिप इस्टेब्लिश हो गया था चिली में। जो फिनोशे की जो गवर्नमेंट थी, यानी फिनोशे की जो सरकार थी, वो लोगों को काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करने लगी, उन्हें मारने लगी, और बहुत सारे लोगों को मार भी दिया गया जो कि एंदे को सपोर्ट करते थे या फिर जो डेमोक्रेसी की मांग कर रहे थे। तो इनमें से कुछ जो लोग इंक्लूडेड हैं जो कि फेमस हैं, वो उस समय के जनरल अल्बर्टो बैशे ऑफ, जो चिलियन एयरफोर्स के लीडर थे यानी जनरल थे, और उनके अलावा दूसरे भी ऑफिसर जो थे जिन्होंने जनरल का मदद करने से इनकार कर दिए थे, यानी जो हमारा अगस्टो फिनोसे जनरल था, आर्मी का जनरल, उसका मदद करने से जिन ऑफिसर्स ने इनकार किया उनको भी अरेस्ट कर लिया गया या फिर मार दिया गया। तो इसके साथ ही जो अल्बर्टो बैशे जो था, जो एयरफोर्स का जनरल था, उसको मार दिया गया, और उसके जो वाइफ थी, उसकी वाइफ और उसकी बेटी को प्रिजन में डाल दिया गया, जेल में डाल दिया गया, और काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया गया। और इसके अलावा करीब 3000 लोग मिलिट्री द्वारा मार दिए गए, और बहुत सारे लोगों को मिसिंग घोषित कर दिया गया, यानी लापता घोषित कर दिया, और आज तक कोई नहीं जानता है कि उन लोगों के साथ क्या हुआ और वो लोग कहाँ हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ आप इमेज देख सकते हैं, ये इमेज में जो आप ये लेडी देख रहे हैं, ये लेडी उस एयरफोर्स जनरल की बेटी है जिसको कि कैप्चर कर लिया गया था, यानी मिशेल बैशे, उसी एयरफोर्स की जनरल जिसका हत्या कर दिया गया था, और उनकी वाइफ और बेटी को कैप्चर कर लिया गया था। तो उनकी बेटी 2006 में जाकर प्रेसिडेंट बनी चिली की, जब वहाँ पर दोबारा इलेक्शंस हुए। तो हम देखेंगे कि किस तरह से वहाँ पर डेमोक्रेसी रिस्टोर हुई और किस तरह से फिर से चुनाव होने लगे। तब हम देखते हैं कि आखिर रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी कैसे हुआ चिली में। जो फिनोशे की जो मिलिट्री डिक्टेटरशिप थी वो ख़त्म हुआ जब उसने डिसाइड किया 1988 में रेफरेंडम कराने के लिए। उसे पूरी तरह से कॉन्फिडेंस था कि जब ये रेफरेंडम होगा तो लोग जो होंगे वो उसके सरकार से काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे, और वो बोलेंगे कि ठीक है आप और भी आगे रूल कर सकते हैं जितने दिन आप चाहते हैं। तो लेकिन जो लोग थे चिली के, वो भूले नहीं थे अपने डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस को, यानी किस तरह से वो सरकार चुनते थे, किस तरह से अपने आवाज़ उठाते थे, इन चीज़ों को वो भूले नहीं थे। तो इसीलिए उनका जो वोट था वो नहीं की ओर गया कि वो फिनोशे की सरकार को नहीं चाहते हैं। तो ये जो था, ये आगे चलकर फिनोशे को अपना हाथ धोना पड़ा सत्ता से, अपने मिलिट्री पावर से और अपने पॉलिटिकल पावर से। तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हैं कि जो एंदे जो थे जिनकी हत्या कर दी गई थी 1973 में, उन्होंने जो एक्सप्रेस किया था अपने भावनाओं को कि देखिए जो ट्रीजन है यानी विद्रोह, क्वार्डेंस और फेलोनी, इन सभी को पनिश किया जाएगा अंतिम में। वो फाइनली ऐसा कुछ हो गया था कि फिर से डेमोक्रेसी रिस्टोर होने के चांसेस हो गए थे, मिलिट्री डिक्टेटरशिप ख़त्म होने की स्थिति आ गई थी। और
पॉलिटिकल फ्रीडम वाज रिस्टोर्ड, उसी समय में पॉलिटिकल फ्रीडम रिस्टोर हो गया। और उसके बाद आज तक चिली में करीब 4 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो चुके हैं, जिसमें कि डिफरेंट पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज पार्टिसिपेट कर चुकी हैं और जीत चुकी हैं। स्लोली द आर्मीज रोल इन द कंट्री गवर्नमेंट हैज़ बीन एलिमिनेटेड, और धीरे धीरे जो आर्मी का रोल था कंट्री की सरकार में, चिली के सरकार में, उसको कम कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। द इलेक्टेड गवर्नमेंट दैट केम टू पावर ऑर्डर्ड इंक्वायरीज इनटू फिनोशेज रूल, तो जो सरकार बनी इलेक्शन होने के बाद, उसने ऑर्डर किया कि फिनोशे के सरकार के दौरान जितनी भी चीज़ें हुई हैं उन सभी चीज़ों को इंक्वायर किया जाए, उन सभी चीज़ों का तहकीकात किया जाए कि आखिर हुआ क्या था, क्या क्या चीज़ें, ख़राब चीज़ें हुई, क्या क्या अच्छी चीज़ें हुई, इन सभी चीज़ों का पता लगाया जा सके। तो जांच में ये पता चला कि फिनोशे की जो सरकार थी वो केवल ब्रूटल नहीं थी, वो बहुत ही ज़्यादा करप्ट भी थी। उसमें बहुत सारे घोटाले भी हुए थे, बहुत सारे पैसों की चोरी भी हुई थी। तो हाँ, यहाँ पर मैंने आपको जो बताया था वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि लिटिल रेफरेंस आपने देखा था कि जनरल भैशेस डाउटर who was imprisoned and tortured along with her mother, तो वही लड़की आगे चलकर, जो मिशेल बैसे मैंने आपको तस्वीर दिखाई थी, वही आगे चलकर 2006 में चिली की प्रेसिडेंट बनी। तो वो एक मेडिकल डॉक्टर थी और मॉडरेट सोशलिस्ट थी, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करती थी। मिशेल बिकेम द फर्स्ट वुमन टू बी अ डिफेंस मिनिस्टर इन लैटिन अमेरिका, पूरे लैटिन अमेरिका में वो पहली महिला थी जो कि डिफेंस मिनिस्टर बनी थी। तो इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन सी डिफीटेड, जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे उसमें जो लेडी थी उसने डिफीट किया चिली के सबसे अमीर आदमी को, वन ऑफ द अमीर, ऐसा नहीं कि सबसे अमीर। इन द फोटोग्राफ ऑफ हर विक्ट्री सी इज सेइंग टू हर सपोर्टर, यानी कि जो फोटोग्राफ आप देख रहे हैं उस तस्वीर में वो अपने सपोर्टर्स को भाषण दे रही है। बिकॉज आई वॉज द विक्टिम ऑफ हेटर्ड, आई हैव डेडिकेटेड माई लाइफ टू रिवर्स दैट हेटर्ड एंड टर्न इट इंटू अंडरस्टैंडिंग, टॉलरेंस एंड वाई नॉट से इट इंटू लव। तो ये उनका एक हिस्सा है जो वो बात वहाँ पर कह रही है। तो आइए कंटिन्यू करते हैं। हमने यहाँ तक देखा था चिली का एग्जाम्पल देखा था, और अब हम देखेंगे पोलैंड के बारे में, कि देखेंगे कि पोलैंड में डेमोक्रेसी किस तरह से आई और वहाँ पहले डेमोक्रेसी क्यों नहीं थी, किस तरह से पहले शासन चलता था, उस चीज़ को हम देखने वाले हैं। तो चिली का एग्जाम्पल तो हम समझ गए थे अच्छी तरह से कि वहाँ कुछ अलग बात थी, पहले से डेमोक्रेसी थी, वहाँ पर फिर सैनिक विद्रोह हो गया, फिर से डेमोक्रेसी किसी तरह से रिस्टोर हुई। अब हम पोलैंड की बात करते हैं। तो पहले लिखा गया है लेटेस्ट टर्न टू अनदर इवेंट, एक दूसरे इवेंट की ओर ध्यान देते हैं। दिस टाइम फ्रॉम पोलैंड इन 1980, 1980 की बात है। इस समय में जो पोलैंड था वो रूल किया जाता था पॉलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी, ये एक पार्टी थी। दिस वाज द मेन कम्युनिस्ट पार्टीज दैट रूल्ड इन दिस वाज वन ऑफ द मेन कम्युनिस्ट पार्टीज दैट रूल्ड इन सेवरल कंट्रीज ऑफ ईस्ट यूरोप एट दैट टाइम। तो देखिए उस समय में, यानी कि 1980 के समय में जो ईस्ट यूरोप था, यानी यूरोप का पूर्वी हिस्सा, उस रीजन में बहुत सारे देश थे जहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था। उसमें से ये एक मुख्य देश था जिसमें कि कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था। और इसमें जो शासन करती थी, पोलैंड में जो पार्टी शासन करती थी, उसका नाम था पॉलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी, पॉलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी, ये उस पार्टी का नाम था। तो देखिए कम्युनिस्ट शासन का तो आप जानते होंगे, कुछ बेसिक तो आपको समझ में आता होगा। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए ये जो देश थे जहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था, जैसे कि यहाँ पर पॉलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी का शासन था, वहाँ पर इस पार्टी के अलावा कोई भी दूसरा पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी को ऑपरेट करने का परमिशन नहीं होता था। यानी वो संगठन नहीं बना सकती है, लोगों का ग्रुप नहीं बना सकती है, इस तरह का कोई भी काम नहीं कर सकती। जैसे कि आज हमारे देश में आप देखते हैं कि बहुत सारे पार्टीज़ हैं, भाजपा है, कांग्रेस है, या फिर हर रीजन में आपको पार्टीज़ मिल जाएंगे, कोई संगठन मिल जाएगा, किसी भी तरह का आपको ग्रुप मिल जाएगा। लेकिन वहाँ पर वैसा कुछ परमिशन नहीं था। वहाँ पर जो पार्टी थी, सरकारी पार्टी, पॉलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी, उसी के संगठन हो सकते थे, ट्रेड यूनियंस हो सकते थे, वर्कर यूनियंस हो सकते थे, लेकिन दूसरी पार्टीज़ फॉर्म ही नहीं की जा सकती थी। अगर कोई उस तरह का काम करने की कोशिश करता था तो वहाँ पर उसे जेल में डाल दिया जाता था। और इसी तरह से
वहाँ के जो लोग थे, द पीपुल कुड नॉट फ्रीली चूज द लीडर्स ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी और द गवर्नमेंट। वहाँ पर एक और बात होती है कम्युनिस्ट पार्टी के शासन की कि देखिए वहाँ पर जो लोग होते हैं वो खुद ब खुद अपनी आज़ादी से अपने लीडर्स को नहीं चुन सकते हैं, या फिर कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स को नहीं चुन सकते हैं जो कि उस सरकार में शासन करेंगे। वो दूसरे तरीके से काम करते हैं कम्युनिस्ट पार्टी के सिस्टम में। और जो लोग सरकार के खिलाफ बोलते थे या फिर कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ बोलते थे या उसके लीडर के खिलाफ बोलते थे, उन्हें जेल में डाल दिया जाता था और कई दिनों की सज़ा हो जाती थी। तो देखिए जो पोलैंड में सरकार थी वो सपोर्ट की जाती थी और यहाँ तक कि कह सकते हैं कंट्रोल की जाती थी जो सोवियत यूनियन में जो गवर्नमेंट थी। सोवियत यूनियन क्या है आप जानते होंगे, यूएसएसआर का मतलब हो गया कि जो आज का रसिया है, उसके अलावा उसके आसपास के जो रीजन्स है उसको मिलाकर एक देश हुआ करता था जिसका नाम था सोवियत यूनियन। वो अब टूट चुका है 1991 में, 1991 में करीब टूट चुका है और उससे करीब 14 देश बन चुके हैं, अलग अलग 14 देश बन चुके हैं। वो अब देश एग्जिस्टेंस में नहीं है। वो एक तरह का कम्युनिस्ट देश था जहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था और पूरे विश्व का हम कह सकते हैं कि सबसे ताकतवर कम्युनिस्ट रूल वहीं पर था। तो उस सोवियत यूनियन का कंट्रोल था पोलैंड के सरकार के ऊपर और जैसा वो चाहती थी उस तरह का काम करवाती थी, जिस तरह का उसे ज़रूरत होता है उस तरह का काम करवाती थी। तो देखिए पोलैंड में डेमोक्रेसी किस तरह से आने की शुरुआत हुई। तो देखिए एक छोटा सा इवेंट हुआ था 14 अगस्त 1980 को। 14 अगस्त 1980 को लेनिन शिपयार्ड, एक शिपयार्ड थी, सरकारी शिपयार्ड पोलैंड में, वहाँ के वर्कर्स स्ट्राइक पर चले गए और शहर का नाम था डास्क है शायद, अब प्रोनाउंसिएशन गलत हो तो ध्यान मत दीजिएगा उस पर। द शिपयार्ड वाज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, सरकार उस शिपयार्ड की मालिक थी। और यहाँ तक कि एक बात जान लीजिए कि वो पोलैंड में जितने भी बड़े फैक्ट्रीज थे या फिर बड़े प्रॉपर्टीज़ थे उसकी मालिक सरकार थी। वहाँ पर प्राइवेट प्रॉपर्टी और इस तरह की चीज़ें कम्युनिस्ट शासन जो है वो उतना अलाउ नहीं करती है, उतना परमिशन नहीं देती है। तो देखिए जो स्ट्राइक शुरुआत हुई थी वो एक छोटी सी बात पर हुई थी कि देखिए जो क्रेन ऑपरेटर है और एक वोमेन वर्कर, उन्हें किसी भी तरह से निकाल दिया गया था जॉब से, उन्हें बस वापस ले लिया जाए, ये उन लोगों की डिमांड थी जब वो स्ट्राइक पर बैठे थे। और इसके बाद मैंने नौकरी से निकाल दिया गया था, उन्हें वापस ले लिया जाए, ये उनका कहना था। तो देखिए बात यह है कि जो स्ट्राइक किया गया था वर्कर्स द्वारा वो इलीगल था। उसका रीज़न ये था कि देखिए ट्रेड यूनियंस अलाउड नहीं थे पोलैंड में। मतलब कि जो रूलिंग पार्टी है यानी जो कम्युनिस्ट पार्टी, उसके ट्रेड यूनियन के अलावा कोई दूसरा ट्रेड यूनियन चलाना या फिर कोई विरोध प्रदर्शन करना अलाउड नहीं था। तो इस वजह से ये एक इलीगल स्ट्राइक था। इसके बाद ये स्ट्राइक चलता रहा लेकिन, और बाद में एक फॉर्मर इलेक्ट्रीशियन, शिपयार्ड का एक पुराना इलेक्ट्रीशियन था लेक वाल्शा, तो इसका प्रोनाउंसिएशन यहाँ पर लिखा हुआ है लेक वाल्शा शायद प्रोनाउंसिएशन है। इन्होंने आकर स्ट्राइकर्स को ज्वाइन किया और उसको नौकरी से निकाल दिया गया था 1976 में, जब उसने हायर पे यानी ज़्यादा सैलरी की मांग की थी। तो देखिए वाल्शा जो था वो तुरंत ही एक लीडर बन गया उन सभी लोगों का जो कि स्ट्राइक पर बैठे हुए थे, और स्ट्राइकिंग वर्कर्स के जितने भी ग्रुप थे वो स्ट्राइक को कंटिन्यू किया उन लोगों ने। तो देखिए स्ट्राइक जो था वो छोटा सा इवेंट से लेकर शुरू हुआ था, लेकिन वो बहुत ही जल्दी पूरी तरह से फैल गया पूरे शहर में। और जो वर्कर्स थे वो अब बड़े डिमांड करने लगे, वो कहने लगे कि नहीं, अब हमें इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियन बनाने की परमिशन दिया जाए और हमें और जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उन सभी को आज़ाद किया जाए, और प्रेस के ऊपर जो सेंसरशिप है उसे भी ख़त्म किया जाए। इस तरह के बड़े बड़े डिमांड वो करने लगे और ये मूवमेंट इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो गई कि गवर्नमेंट को इन लोगों के सामने झुकना पड़ा। और जो वर्कर्स जिसका लीडर था वाल्शा और सरकार, इन दोनों के बीच में एक ट्रीटी साइन हुई, एग्रीमेंट साइन हुई, जिसमें कि 21 मांगों को पूरा किया गया। और इसके साथ ही ये जो स्ट्राइक है ये ख़त्म हो गई। और जो इसके साथ ही जो सरकार थी उसने ये मान लिया कि देखिए वर्कर्स जो हैं उनके राइट को हम ध्यान देंगे और इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियन बनाने का हम परमिशन देंगे और उनको स्ट्राइक करने का भी अधिकार दिया जाएगा। इसके बाद ये स्ट्राइक जो है ख़त्म हो गई।
तो इसके बाद जब ये डास्क एग्रीमेंट साइन हो गया था, एक नया ट्रेड यूनियन बना जिसका नाम था सॉलिडेरिटी, सॉरी मैं ध्यान नहीं दिया, मैं गलत पढ़ गया। इसका कुछ पॉलिश में अलग प्रोनाउंसिएशन है। ये ट्रेड यूनियन बना, और ऐसा पहली बार हुआ था कि जब एक इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियन बना था किसी भी कम्युनिस्ट पार्टी में। ऐसा नहीं कि केवल पोलैंड में, इसके अलावा जितने भी विश्व में जितने भी कम्युनिस्ट शासित स्टेट्स हैं उसमें से पहला ये क्या कहते हैं इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियन बना था। इसके बाद एक साल के अंदर जो सॉलिडेरिटी जो था संगठन, वो पूरे पोलैंड में फैल गया और करीब 1 करोड़ मेंबर बन गए इस संगठन के। और रेवलेशंस ऑफ वाइड स्प्रेड करप्शन एंड मिसमैनेजमेंट इन द गवर्नमेंट मेड मैटर्स वर्स फॉर द रूलर्स। तो देखिए, जो सरकार में करप्शन था और सही तरीके से मैनेजमेंट नहीं किया गया था सरकार में, ये चीज़ें सरकार के लिए ज़्यादा मुश्किल खड़ी कर रही थी। बहुत तरह के प्रॉब्लम्स हो रहे थे सरकार को इस वजह से, और जो रूल कर रहे थे लोग उस वजह से। तो जो गवर्नमेंट थी जिसका कि लीडर था जनरल जारूसेल्की, और वो बहुत ही घबरा गया और उसने तुरंत ही मार्शल लॉ लगा दिया दिसंबर 1981 में उसने मार्शल लॉ लगा दिया, और करीब हज़ारों की संख्या में जो सॉलिडेरिटी संगठन थी उसके मेंबर्स को जेल में डाल दिया गया। और फ्रीडम टू ऑर्गेनाइज, प्रोटेस्ट, एक्सप्रेस ओपिनियन वाज वंस टेकन अवे। जो फ्रीडम दिया गया था पहले, जो एग्रीमेंट हुआ था दोनों संगठनों के बीच, सरकार और सॉलिडेरिटी के मेंबर्स के बीच में, उसे फिर से वापस ले लिया गया। जैसे कि फ्रीडम टू ऑर्गेनाइज यानी संगठन बनाने का, प्रोटेस्ट करने का या फिर अपने ओपिनियंस एक्सप्रेस करने का, उन्हें फिर से वापस ले लिया गया। तो ये इवेंट होने के बाद, यानी जो मार्शल लॉ लगाया गया, इस इवेंट के होने के बाद फिर से स्ट्राइक्स होने शुरू हुए, लोगों ने विरोध करना शुरू किया, और सॉलिडेरिटी जो है उसने फिर से ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया, लोगों को बुलाना शुरू किया, स्ट्राइक शुरू किए 1988 में। तो यहाँ पर बात हो रही है 7 साल बाद, ऐसा नहीं कि तुरंत ही ऐसा होने लगा था। 1988 में ये चीज़ें शुरू हुई। तो लेकिन बात क्या ये है कि जब 1988 में ये लोग विरोध कर रहे थे और इन्होंने प्रदर्शन शुरू किया, तो उस समय जो पॉलिश गवर्नमेंट जो थी वो बहुत ही कमज़ोर थी, और जो सपोर्ट इन्हें मिल रहा था सोवियत यूनियन से, वो ऐसा नहीं था कि गारंटी था कि इन्हें सपोर्ट मिलेगा और ये इन लोगों का शासन जो है वो मजबूत रहेगा। उसका रीज़न ये था कि सोवियत यूनियन जो है वो खुद ब खुद परेशानी में था। वो इसलिए क्योंकि उस समय जो इकोनॉमी थी वहाँ की, वो काफ़ी डिक्लाइन में थी, और वहाँ खुद विरोध प्रदर्शन हो रहे थे आज़ादी के लिए। और इसी वजह से इसके बाद फिर से कई सारे नेगोशिएशंस किए गए, जो वालसा सॉलिडेरिटी का लीडर था और सरकार के बीच में। इस एग्रीमेंट के साथ ये जो क्या कहते हैं, ये जो एग्रीमेंट हुआ, इसके साथ ही अप्रैल 1989 में फ्री इलेक्शंस हुए, यानी कि जिस तरह से इंडिया में होते हैं उस तरह से फ्री इलेक्शन। जो संगठन थी सॉलिडेरिटी, इसने करीब 100 सीटों पर चुनाव लड़ा, मतलब सभी सीटों पर 100 सीटों पर चुनाव लड़ा, और जिसमें से 99 सीटों पर उसकी जीत हुई। तो समझ सकते हैं कि कितना उसको सपोर्ट प्राप्त था लोगों से। और 1990 में, अक्टूबर 1990 में जो पोलैंड का पहला प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ, 1990 में, अक्टूबर 1990 में, और जिसमें एक से ज़्यादा पार्टी कंटेस्ट कर सकते थे, चुनाव लड़ सकते थे। और इस चुनाव में जो वालसा था सॉलिडेरिटी का लीडर, वो पोलैंड का प्रेसिडेंट चुना गया। तो यहाँ से डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई पोलैंड में। तो ये समझ गए होंगे पोलैंड का एग्जाम्पल कि पोलैंड में क्या हुआ था, किस तरह से हुआ था, ये चीज़ आप समझ गए होंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, और यह है 2 फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, इस टॉपिक का नाम है। तो यहाँ पर देखिए कहा गया कि देखिए हमने 2 डिफरेंट तरह के रियल लाइफ स्टोरीज देखे। पहला स्टोरी हमने देखा चिली का, जहाँ पर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो थी, उसे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जिसके लीडर थे एलेंदे, उसको रिप्लेस कर दिया गया था नॉन डेमोक्रेटिक मिलिट्री गवर्नमेंट द्वारा, जिसका कि लीडर था फिनोशे। और जिसके बाद फिर रिस्टोरेशन हुआ डेमोक्रेसी का, वो कैसे हुआ वो तो आपने पहले देख लिया। और इसके अलावा हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो वहाँ पर पोलैंड की, तो वहाँ पर हमने देखा कि देखिए नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी वहाँ पर पहले, और फिर आगे चलकर वहाँ एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी।
तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, लेट अस कंपेयर द टू नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन दिस स्टोरीज। तो देखिए देयर वर मेनी डिफरेंसेस बिटवीन फिनोशे रूल इन चिली एंड कम्युनिस्ट रूल इन पोलैंड। तो यहाँ देखिए दो तरह के नॉन डेमोक्रेटिक रूल की हम बात कर रहे हैं। पहला जो चिली में हुआ यानी मिलिट्री रूल, और दूसरा पोलैंड में हुआ कम्युनिस्ट रूल। तो ये ऐसा नहीं है कि ये दोनों एक ही हैं, ये दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा अलग हैं। देखिए चिली जो रूल किया जाता था जब नॉन डेमोक्रेटिक सरकार थी वहाँ पे, एक मिलिट्री डिक्टेटर द्वारा, लेकिन पोलैंड में रूल किया जाता था एक पॉलिटिकल पार्टी द्वारा। तो इन दोनों में फ़र्क है। और जो गवर्नमेंट थी पोलैंड में, वो क्लेम करती थी कि देखिए हम गरीबों के लिए सरकार में हैं, हम गरीबों के लिए काम करने वाले हैं, गरीबों के लिए काम करेंगे और गरीबों के हम संगठन हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं चिली के फिनोशे जो मिलिट्री रूल था वहाँ के लीडर की, तो उसने कभी कोई ऐसा क्लेम नहीं किया था, और वो बड़े खुले तौर से जितने भी बड़े कैपिटलिस्ट थे उन सभी को सपोर्ट करता था, फेवर करता था, उन लोगों को कंपनियां खोलने के, फैक्ट्रीज खोलने के परमिशन देता था, और उनसे काफ़ी ज़्यादा करप्शन में पैसे भी लेता था। लेकिन इसके बावजूद दोनों में कुछ कॉमन फीचर्स हैं, उन कॉमन फीचर्स को हम देख लेते हैं। देखिए दोनों में पहली बात यह है कि दोनों जगहों पर जो लोग थे वो अपनी मर्जी के अनुसार रूलर्स को नहीं चुन सकते थे, और वो किसी को ये नहीं बता सकते थे देखिए हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, आपको ये करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा, वैसा वो नहीं कर सकते थे। दूसरी बात, दोनों जगहों पर लोगों को आज़ादी नहीं थी, वो अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस नहीं कर सकते थे, पॉलिटिकल एसोसिएशन नहीं बना सकते थे, प्रोटेस्ट नहीं कर सकते थे, और पॉलिटिकल एक्शन नहीं ले सकते थे। ये दोनों जगहों पर था, चाहे हम मिलिट्री रूल की बात करें और चाहे हम कम्युनिस्ट रूल की बात करें। तो इसके बाद द थ्री डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आइडेंटिफाइड एबव, एलेंदे चिली, वेल्सा पोलैंड और मिशेल्स चिली। तो देखिए यहाँ पर चिली की 2 बार बात की गई। उसका रीज़न ये है कि देखिए मिशेल्स चिली यानी 2006 के बाद, 2006 में जब वो प्रेसिडेंट बनी उसके बाद, एंदे चिली यानी कि करीब 1973, शायद 1973 में उनकी मृत्यु हुई थी, उसके पहले की चिली। और यहाँ पर वेल्सा पोलैंड, जो पोलैंड में 1990 में जो सरकार बनी उसके बाद, ये 3 तरह की बात की गई है, 2 चिली की और 1 पोलैंड की। इसके बाद ये तीनों जो हैं ये अपने अप्रोच में डिफरेंट अप्रोच लेते हैं लोगों का भलाई करने के लिए और सोशल और इकोनॉमिक मैटर्स को संभालने के लिए। जो एंदे थे वो प्रेफर करते थे कि गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए सभी बड़े इंडस्ट्रीज़ के ऊपर और इकोनॉमी के ऊपर। जो वेल्सा था पोलैंड का, वो समझता था कि मार्केट जो है वो फ्री होना चाहिए सरकार के इंटरफेरेंस से, यानी गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस से। और जो मिशेल यानी कि 2006 के बाद चिली में, वो इन दोनों के बीच में कहीं थी, और वो समझती थी कि सरकार का इंटरफेरेंस होना चाहिए लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तीनों जो सरकार थी, यानी कि चिली की 1973 के पहले की सरकार और 2006 के बाद की सरकार, और हमारे पोलैंड की 1990 के बाद की सरकार, इनके बीच कुछ बेसिक फीचर्स थे। और इस बेसिक फीचर में जो पावर था वो एक्सरसाइज किया जाता था गवर्नमेंट द्वारा, जो कि इलेक्ट होती थी जनता द्वारा। ऐसा नहीं कि कोई आर्मी आ गई या फिर अनइलेक्टेड लीडर की एक दूसरे से मिलकर सरकार में चढ़ गए, वैसा नहीं था। चुनाव लड़ते थे, लोग आते थे और फिर अपने वादे करते थे और फिर उस वादे को पूरा करते थे। ये चीज़ें तीनों जगहों पर मौजूद थी। इनके अप्रोच अलग थे सोशल और इकोनॉमिक मैटर्स को छूने के या फिर उसको सॉल्व करने के लेकिन इनके जो फंक्शनिंग थे कि वो लोगों द्वारा चुन के आते थे, लोगों के एस्पिरेशंस को पूरा करते थे, लोगों के से किए हुए वादे को पूरा करते थे, ये तीनों में सेम थी। और जो लोग थे वो जो बेसिक पॉलिटिकल फ्रीडम्स होने चाहिए वो लोगों को प्राप्त थी इन तीनों कंडीशंस में। तो यहाँ पर देखिए जो 2 स्टोरीज हमने देखी, तो उससे हमें एक रफ वे पता चला कि डेमोक्रेसी क्या होती है इस चीज़ को समझने में। तो सिंपली अगर हम डिफाइन करें तो यहाँ डेफिनेशन लिखा हुआ है कि डेमोक्रेसी एक गवर्नमेंट का फॉर्म है। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट अलाउज पीपल टू चूज देयर रूलर्स। डेमोक्रेसी एक तरह की सरकार है या फिर एक तरह का सिस्टम है जिसमें लोग बड़ी आसानी से अपने रूलर्स को चुन सकते हैं और ये बता सकते हैं कि देखो तुम अगर सरकार में आ रहे हो तो तुम्हें ये काम करना है मेरे लिए, तभी मैं तुम्हें वोट दूंगा या फिर तुम्हें लीडर बनाऊंगा। इसी तरीके से इन अ डेमोक्रेसी, तो देखिए ओनली लीडर्स इलेक्टेड बाय पीपल शुड रूल द कंट्री। डेमोक्रेसी का यहाँ कंडीशन भी दिया गया है कि देखिए वैसे लोग अगर शासन कर रहे हैं जो कि लोगों द्वारा चुने गए हैं,
तभी वो डेमोक्रेसी है। इसके बाद अगर लोगों को आज़ादी है अपने फ्रीडम, अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करने के लिए या फिर ऑर्गेनाइज होने के लिए फ्रीडम, या फिर प्रोटेस्ट करने का फ्रीडम है, तभी वो आज़ादी है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई लीडर चुन के भी आता है लेकिन वो आपको विरोध प्रदर्शन करने का परमिशन नहीं देता है या फिर किसी भी तरह का आज़ादी से रोकता है, तो वो रियलिटी में डेमोक्रेसी नहीं है। तो ये दो चीज़ें मेन बेसिक यहाँ पर बताई गई हैं डेमोक्रेसी के लिए। तो we shall come back to this question in chapter 2 and develop definition of democracy। तो चैप्टर 2 में हम डेमोक्रेसी का डेफिनेशन देखेंगे और डेमोक्रेसी का डेफिनेशन बनाएंगे और हमें डेमोक्रेसी के कुछ फीचर्स को नोट करना चाहिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे इस वीडियो में और देखते हैं इस 1.2 टॉपिक को। तो देखिए 1.2 टॉपिक में ज़्यादा आपको कुछ पढ़ना नहीं है। 1.2 टॉपिक में आपको मैप देखना है और मैप में आपको देखना है कि किस तरह से जो डेमोक्रेसी है वो पूरे विश्व में उसका विस्तार हुआ है, किस तरह से दूसरे देशों में डेमोक्रेसी फैली हुई है। तो यहाँ पर लिखा गया कि 20th सेंचुरी में वैसे कहानियाँ भरे पड़े हैं जैसे कि हमने ऊपर 1.1 टॉपिक में पढ़ा, चिली का स्टोरी पढ़ा, पोलैंड का स्टोरी पढ़ा, वैसे ही पूरी तरह से कहानियाँ भरे पड़े हैं 20th सेंचुरी में, यानी कि जो हमारा 1900 है उससे लेकर 2000 ईयर। तो इसके बीच में बहुत सारे देश ऐसे थे जो कि डेमोक्रेटिक कंट्री बन चुके थे और हमने जो 20th सेंचुरी है यानी कि 1900 से 2000, इसके बीच में बहुत सारे ऐसे कहानियाँ हुए हैं, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जहाँ पर ट्रांजिशन डेमोक्रेसी में हुआ है बहुत सारे देशों का, नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम से लेकर डेमोक्रेसी में, और बहुत सारे डेमोक्रेसी को लेकर चैलेंजेस आए हैं, बहुत सारे सैनिक विद्रोह हैं, मिलिट्री कुप्स हुए हैं और लोगों ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है डेमोक्रेसी को वापस पाने के लिए। तो देखिए आप जो ऊपर आपने जो स्टोरी पढ़ा और क्या यहाँ कोई ऐसा पैटर्न आपको देखने को मिलता है स्टोरी में जो कि आपको डेमोक्रेसी से रिलेटेड है या फिर डेमोक्रेसी को जो विरोध हुआ है या फिर उसको लेकर परेशानियाँ हुई हैं, वैसा कोई रिकॉर्ड आपको देखने को मिलता है? अगर आप रिकॉर्ड में आपको पैटर्न देखने को मिलता है इन स्टोरीज़ में, तो यहाँ पर ये केवल ऊपर की 1.1 में स्टोरीज़ की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पर पूरे इन 100 सालों में जितने इंसिडेंट्स हुए हैं उन सभी की बात कर रहा है। तो आपको बोल रहा है कि आप जितना एनालिसिस कर सकते हैं उतना एनालिसिस कीजिए। तो देखिए अगर आप बेसिक फीचर्स जो हमने 1.1 के लास्ट में बात की थी यानी पिछले वीडियो में बात की थी, उन फीचर्स को अगर हम नोट करें और अगर हम आइडेंटिफाई करना शुरू करें डेमोक्रेसीज को जो कि पूरे डिफरेंट कंट्रीज़ में वर्ल्ड में मौजूद हैं, तो यहाँ पर आपको 3 मैप्स दिखाए गए हैं। आपको उन तीनों मैप्स को देखना है और आपको फाइंड करना है कि कोई पैटर्न था डेमोक्रेसी के विस्तार का या फिर डेमोक्रेसी के फेमस होने का 20th सेंचुरी में। देखिए पहला मैप आपको दिखाता है एक डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ जो थे 1950 में, और जब वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ था उसके कुछ सालों बाद। और ये मैप आपको ये भी दिखाता है कि 1900 ईस्वी में कौन कौन से कंट्रीज जो थे डेमोक्रेटिक थे। दूसरा मैप आपको दिखाता है कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज 1975 में जहाँ पर डेमोक्रेसी लागू हो चुकी थी, और 1975 वो समय था जिस समय ज़्यादातर जो कॉलोनीज थे वो इंडिपेंडेंस पा चुके थे और खुद का एक नया इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट फॉर्म कर रहे थे। इसके बाद हम देखेंगे कि ईयर 2000 ईस्वी में कौन कौन से कंट्रीज डेमोक्रेटिक थे, यानी कि जो 21st सेंचुरी का बिगनिंग था उस समय में। अगर जैसे जैसे हम इन मैप्स को देखेंगे आपको वैसे वैसे खुद से सवाल पूछना चाहिए कि डेमोक्रेसी किस तरह से डेमोक्रेसी 20th सेंचुरी में फैली है, किस तरह से उसका विस्तार हुआ है, उसका पैटर्न क्या है एक्सपेंशन का, और एक्सपेंशन कब हुआ है और किस किस रीजन में हुआ है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं पहले अपने मैप से। और यहाँ पर देखिए पहला मैप आपको दिखाया गया है। पहला मैप में आपको दिया गया है कि 1900 जो हमारा ईस्वी था और 1950, इनमें जो कंट्रीज थे डेमोक्रेटिक उनको दिखाया गया। रेड कलर में आपको 1900 वाले हैं और ऑरेंज कलर में आपको 1950 में है जो कि 1900 में डेमोक्रेटिक नहीं थे। तो उस समय आप देखेंगे तो बहुत लिमिटेड कंट्रीज थे जहां पर डेमोक्रेसी थी, जैसे यूएसए में बहुत पहले आ चुका था डेमोक्रेसी, और इधर जो कंट्रीज है इनमें डेमोक्रेसी आ चुका था। और 1950 की बात करें तो आप जानते हैं कि इंडिया में 1950 से कुछ सालों पहले ही यानी 1947 में इंडिपेंडेंस प्राप्त हुई है। और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अगर हम बात करते हैं, जो गवर्नमेंट की सिस्टम है रिपब्लिक सिस्टम, वो 1950 में लागू हुई थी। उसी तरह से पाकिस्तान है या फिर और भी बहुत सारे कंट्रीज हैं जिसमें 1950 के समय डेमोक्रेसी आ चुकी थी।
और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, दूसरा मैप देखते हैं। दूसरा मैप में आपको दिखाया गया कि 1975 में जो कंट्रीज डेमोक्रेटिक हो चुके थे, तो 1950 वाले देखा हमने, यूएसए था, इधर सारे कंट्रीज जो थे वही रहे और भी कोई दूसरा कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं हुआ। लेकिन आपने पढ़ा होगा पहले पार्ट में कि 1973 में जो चिली थी वहाँ पर डेमोक्रेसी को छीन लिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। तो यहाँ आप ध्यान देंगे तो चिली का मैप आपको वाइट कर दिया गया है, क्योंकि उस समय में 1975 में वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं थी। इसके अलावा पूरे अफ्रीका को देखें तो वहाँ पर सिर्फ एक कंट्री थी जहाँ पर डेमोक्रेसी थी। और फिर आप यूरोप में देखेंगे तो कुछ लिमिटेड कंट्रीज थे, और एशिया में आपको इंडिया, पाकिस्तान और भी कुछ कंट्रीज थे। तो अब आगे बढ़ते हैं। और 2000 ईस्वी की अगर हम बात करें, यानी सन 2000 में बहुत सारे कंट्रीज जो थे वो डेमोक्रेटिक सिस्टम को फॉलो करने लगे थे। इधर आप यूएसए में अमेरिका रीजन में देखेंगे तो लगभग सारे कंट्रीज डेमोक्रेटिक हो चुके हैं। शायद यहाँ पर ये देखिए वाइट आपको देखने को मिल रहा है, ये क्यूबा है, क्यूबा देश है ये। क्यूबा कम्युनिस्ट देश है, वहाँ पर डेमोक्रेसी सिस्टम नहीं चलती है। इसके अलावा आप जाए, रसिया भी हो चुका है, जो कि पहले यूएसएसआर हुआ करता था, 1991 में टूट गया और उसके बाद ये रसिया बन गया और ये डेमोक्रेटिक सिस्टम को फॉलो करता है। इसके अलावा चाइना है, चाइना कम्युनिस्ट है, जो कि डेमोक्रेटिक सिस्टम को फॉलो नहीं करता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे देश है जो अभी भी डेमोक्रेटिक नहीं है। तो अब आगे बढ़ते हैं। मैप्स तो हमने देख लिए। अगर आप घर पर बैठे हैं तो आप खुद से भी मैप को एनालाइज कर सकते हैं, इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं और इन चीज़ों को समझ सकते हैं। क्योंकि देखिए ये आपको सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको पढ़ने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी है, आपको सोशल नॉलेज के रूप में भी इसको जानना चाहिए। और यहाँ देखिए, अगर आपसे अब कहा जा रहा है कि आप अगर मेन पॉइंट्स को समराइज करेंगे जो कि आपको इन टेक्स्ट को, मैप्स को पढ़ने से आपके सामने आई है, तो आप मैप्स को आप ध्यान देंगे तो आप इन पॉइंट्स में लिखे गए बातों को समझ सकते हैं या फिर एक्सप्लेन कर सकते हैं इन चारों पॉइंट्स को। तो पहला देखिए, पहला बात कहा गया कि डेमोक्रेसी हैज़ एक्सपेंडेड थ्रू आउट द 20th सेंचुरी। तो ये बात सही है, क्योंकि देखिए धीरे धीरे बहुत सारे कंट्रीज जो थे वो डेमोक्रेटिक सिस्टम को फॉलो करने लगे थे पूरे 20th सेंचुरी में। और इसके बाद कहा गया डेमोक्रेसी डिड नॉट स्प्रेड इवनली इन ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये बात सही है। उसका रीज़न इसके बाद भी आगे लगा हुआ कुछ है, इट वॉज इस्टेब्लिश फर्स्ट इन सम रीजन एंड देन स्प्रेड इन अदर रीजन्स। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि देखिए जैसा कि हमने 1900 वाला मैप देखा, तो उसमें कुछ कंट्रीज थे जो कि डेमोक्रेसी को फॉलो करते थे, जैसे यूएसए था और आपको लैटिन अमेरिका में कुछ कंट्रीज थे और आपको यूरोप में कुछ 2-4 कंट्रीज थे। तो उसके बाद आप देखेंगे कि धीरे धीरे 1950 में आकर एशिया में कंट्रीज डेमोक्रेटिक सिस्टम को फॉलो करने लगे। फिर 1975 में बहुत सारे कंट्रीज फॉलो करने लगे और 2000 में बहुत ही ज़्यादा संख्या में कंट्रीज जो थे वो डेमोक्रेसी को फॉलो करने लगे। तो ऐसा नहीं था कि वो एक साथ सभी देशों में फैला था डेमोक्रेसी शुरुआत हुआ था कुछ स्पेसिफिक रीजन से। जैसा कि अगर आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़े होंगे आपने, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में डेमोक्रेसी सिस्टम की बात आई थी और वहाँ पर सबसे पहले इस चीज़ को लागू करने की कोशिश की गई थी। लेकिन आज जिस तरह के डेमोक्रेसी सिस्टम को फॉलो करते हैं बिल्कुल वैसा उस समय नहीं आया था, वो धीरे धीरे इवॉल्व हुई, उसमें सुधार हुआ और भी बहुत चीज़ हुए, तब आज जो हम डेमोक्रेटिक सिस्टम देखते हैं वो आया है हमारे सामने। और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर कहा गया, व्हाइल अ मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज आर स्टिल डेमोक्रेटिक टुडे, देयर आर स्टिल लार्ज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड दैट आर नॉट डेमोक्रेटिक। तो ये बात सही है कि देखिए आप देखेंगे जो व्हाइट कलर्स में कंट्रीज थे, जिन कंट्रीज को व्हाइट कलर में दिखाया गया था मैप में, वो आज भी डेमोक्रेटिक सिस्टम को फॉलो नहीं करते, यानी कि 2000 ईस्वी तक। अब उसके बाद कुछ कंट्रीज डेमोक्रेटिक शायद हो गए हैं तो उनको उस मैप में शामिल नहीं किया गया है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप उस मैप पर ध्यान दें और पता लगाएं कि कौन कौन से रीजन है जो कि मोस्टली ऐसे कंट्रीज को अपने में शामिल करते हैं, मतलब किन रीजन्स में ये कंट्रीज हैं। तो ये चीज़ें आपको खुद एनालाइज करनी है, खुद देखनी है। मैं जितना बता सकता था या फिर आपको समझा सकता था मैंने समझा दिया। अब हम आगे पढ़ते हैं 1.3 हमारा टॉपिक। 1.3 टॉपिक है हमारा फेजेस इन द एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का विस्तार किस तरह से हुआ, इसको हम इस टॉपिक में देखने वाले हैं 1.3 टॉपिक में। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं द बिगनिंग, यानी डेमोक्रेसी की शुरुआत को कैसे हुई। तो देखिए दिस मैप डू नॉट टेल यू मच अबाउट व्हाट हैपेंड बिफोर द 20th सेंचुरी। ये बात सही है कि देखिए जब आप ये मैप देखते हैं तो आपको नहीं पता चलता कि आप 1900 के पहले आखिर हुआ क्या था, डेमोक्रेसी के हिसाब से आखिर हुआ क्या था, किस तरह से यूएसए में डेमोक्रेसी आई या फिर दूसरे कंट्रीज जो डेमोक्रेसी फॉलो कर रहे थे 1900 में, वहाँ पर डेमोक्रेसी कैसे आई।
द स्टोरी ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी बिगन एटलीस्ट 2 centuries अगो, यानी करीब 200 साल पहले आज की जो डेमोक्रेसी की हम बात करते हैं या फिर देखते हैं उसकी कहानी की शुरुआत हुई। तो आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन का तो पढ़ा होगा चैप्टर हिस्ट्री बुक में, हिस्ट्री बुक उसको भी हमने डिस्कस किया। फ्रेंच रिवॉल्यूशन आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, हमने कवर किया है, उसका प्लेलिस्ट हमने बना कर रखा हुआ है, जो कि हुआ था 1789 में। 1789 में से फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, वहाँ से हमारे जो डेमोक्रेसी है इस सिस्टम की बात आई थी। तो देखिए ये जो पॉपुलर अपराइजिंग था ये बहुत ही फेमस रिवॉल्यूशन है। ये जो रिवॉल्यूशन हुआ था इसने डेमोक्रेसी की बात तो की, डेमोक्रेसी लाने की कोशिश की, लेकिन ये बहुत ही सिक्योर और स्टेबल डेमोक्रेसी फ्रांस में नहीं ला पाई थी। वो बहुत ही ज़्यादा दिनों तक डेमोक्रेसी चल नहीं पाई थी, क्योंकि जो हमारा 1804 था, 1804 में नेपोलियन उसने डेमोक्रेसी को उखाड़ फेंका था और खुद को इम्परर घोषित उसने कर दिया था। और इसके बाद पूरे 19th सेंचुरी में डेमोक्रेसी फ्रांस में जो था उसको बार बार उखाड़ा गया, बार बार वापस आया, बार बार उसे हटाया गया, बार बार वापस आया डेमोक्रेसी, इस तरह से सिस्टम चलते रहा। लेकिन जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो था उसने बहुत सारे स्ट्रगल को इंस्पायर किया पूरे यूरोप में, जहां पर जिससे इंस्पायर होकर लोगों ने डेमोक्रेसी का डिमांड उठाया, डेमोक्रेसी की मांग की और डेमोक्रेसी की आइडियोलॉजी पूरे वर्ल्ड में धीरे धीरे फैलने लगी। अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में डेमोक्रेसी की ओर बढ़ने ब्रिटेन में लोग जो है डेमोक्रेसी की ओर फ्रेंच रिवॉल्यूशन काफ़ी पहले बढ़ रहे थे, लेकिन जो प्रोग्रेस था वो बहुत ही ज़्यादा स्लो था। तो पूरे 18th सेंचुरी में और पूरे 19th सेंचुरी में बहुत सारे पॉलिटिकल इवेंट्स हुए जिसने जो मोनार्की थी यानी राजा का जो सिस्टम था, किंग वाला सिस्टम, उसके पावर को काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस किया था। और जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे यानी कि जो हम क्या कर सकते हैं, फ्यूडल लॉर्ड्स मतलब जैसे दूसरे जो पावरफुल लोग थे उनके पावर को भी कम किया था। तो देखिए राइट टू वोट ग्रांट कर दिया गया था, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को धीरे धीरे प्रदान किया, ऐसा नहीं कि सभी लोगों को एक साथ प्रदान कर दिया गया था। पहले कुछ लोगों को राइट टू वोट मिला, फिर कुछ लोगों को, फिर कुछ लोगों को, इस तरह से वो धीरे धीरे फैला। तो अगर हम ब्रिटेन में बात करें तो जिस समय फ्रांस रिवॉल्यूशन हो रहा था बिल्कुल उसी समय में ब्रिटिश जो कॉलोनीज थी नॉर्थ अमेरिका में उस खुद को डिक्लेयर उन्होंने घोषित कर दिया 1776 में, जिसमें कि हम अगर बात करें तो शायद यूएसए भी उसी समय में खुद को उसने इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया गया था। उसके कुछ सालों बाद इन कॉलोनीज को मिलाकर एक देश बना जो कि था हमारा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूएसए ब्रिटेन के कब्जा में था 1776 तक। जब उसने खुद को इंडिपेंडेंट घोषित किया तो बहुत सारे रीजन को मिलाकर एक कंट्री बनी जिसका नाम था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और उन्होंने यानी यूएसए ने एक डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना शुरू किया 1787 में, जिसे कि बनाया गया था। लेकिन यहाँ पे जो राइट टू वोट था, वोट देने का अधिकार, ये बहुत ही कम लोगों को प्रदान किया गया था। ऐसा नहीं था कि सभी लोगों को एक साथ प्रदान कर दिया गया था। और 19th सेंचुरी की बात अगर हम करें तो स्ट्रगल 19th सेंचुरी में डेमोक्रेसी के लिए बहुत सेंट्रलाइज होता था। ऐसा नहीं था कि सभी लोग आते थे, सभी तरह की बातें करते थे। ये इन लोगों की ज़्यादातर मांग होती थी पॉलिटिकल इक्वालिटी की, फ्रीडम की और जस्टिस की। इससे ज़्यादा कुछ की मांग ये लोग नहीं करते थे। एक जो बड़ा डिमांड आता था वो था राइट फॉर एवरी एडल्ट सिटीजन टू वोट, यानी सभी लोगों को वोट देने का अधिकार देने की बात ये लोग करते थे। तो बहुत सारे जो यूरोपियन कंट्रीज थे वो धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा डेमोक्रेटिक हो रहे थे, लेकिन वो इनिशियली सभी लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं दिया था उन्होंने। कुछ जो कंट्रीज थे जहाँ पर जो प्रॉपर्टी के मालिक थे, जैसे अगर आप घर ओन करते हैं या फिर किसी तरह का प्रॉपर्टी आप रखते हैं तभी आपको वोट देने का अधिकार होगा, इस तरह की बात वहाँ पर पहले से लागू थी। और इसके अलावा वुमेन्स जो थी, महिलाएं, उन्हें भी वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया था। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 1965 तक यानी इंडिया के आज़ाद होने के बाद तक पूरे देश में जो ब्लैक्स थे यानी काले लोग जो थे उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया था। 1965 में जाकर उन्हें यह अधिकार मिला, तब वो लोग वोट देने लगे, वोट देने का अधिकार उन्हें मिला था। तो ये जो स्ट्रगल्स थे डेमोक्रेसी के लिए,
ये जनरली मांग करते थे कि सभी जो एडल्ट्स हैं, मेन या फिर वोमेन या फिर रिच पुअर वाइट ब्लैक, किसी भी तरह का भेदभाव ना करते हुए सभी को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का अधिकार मिले, यानी सभी जो एक लिमिट एज के ऊपर लोग हैं उन लोगों को वोट देने का अधिकार मिले। इसे कहा जाता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज या फिर यूनिवर्सल सफरेज। तो ये आप टर्म याद कर लें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सल सफरेज क्या होता है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर बॉक्स आपको बता रहा है कि कब यूनिवर्सल सफरेज दूसरे देशों में लागू किया गया था, यानी प्रोवाइड किया गया था। तो अगर आप बॉक्स यहाँ पर देखेंगे तो न्यूजीलैंड में 1893 में ये लागू किया गया था, 1917 रसिया, 1918 जर्मनी, इस तरह से पूरा लिस्ट आपको देखने को मिलेगा। यूएसए आपको यहाँ देखने को मिलता है 1965 में, क्योंकि उसके पहले जो ब्लैक लोग थे उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं था। और इसके पहले आपको 1950 में रिपब्लिक ऑफ इंडिया बना था, या मेरा मतलब है आज़ाद हो गया था 1947 में, लेकिन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वोट देने का अधिकार के साथ वो 1950 में लागू हुआ था। तो ये आप क्लियर कर लें। इंडिया 1950 में रिपब्लिक बना था। तो इसको आप चाहें तो एनालाइज कर सकते हैं। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आप जैसे देख सकते हैं कि 1900 में, यानी 1900 से पहले न्यूजीलैंड एकमात्र पूरे विश्व का कंट्री था जहां पर सभी एडल्ट लोगों को वोट देने का अधिकार था, चाहे वो गरीब हो, महिलाएं हो, ब्लैक हो, वाइट हो, कुछ अमीर हो, गरीब हो, सब चीज़, सभी लोगों का अधिकार था 1900 से पहले सिर्फ न्यूजीलैंड में। लेकिन अगर आप मैप की ओर जाएं तो बहुत सारे कंट्रीज जो थे वो डेमोक्रेसीज, उनको टिक लगाया गया था कि देखिए ये डेमोक्रेसीज है, ये डेमोक्रेसीज है। हमने देखा कि यूएसए जो था उसको डेमोक्रेसीज मैप में दिखाया गया कि वो डेमोक्रेसी है, लेकिन 1900 में सभी लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था। तो देखिए यहाँ पर एक बात आपको ध्यान देनी चाहिए कि उस समय डेमोक्रेसी की बात तो की जा रही है, लेकिन जो सरकारें वहां पर बनती थी वो सरकारें कुछ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पीपल द्वारा चुनी जाती थी, यानी कुछ मात्र लोगों द्वारा चुनी जाती थी। ऐसा नहीं था कि सभी आदमी मिलजुल कर सरकार चुनते थे, वैसा नहीं था। लेकिन ये जो लोग होते थे ये मोस्टली मेन होते थे। इन्हें पॉलिटिकल फ्रीडम दिया गया था कुछ मेजर्स में। तो अर्ली जो डेमोक्रेसीज आई थी यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका और लैटिन अमेरिका में, जो शुरुआती में डेमोक्रेसीज इस्टेब्लिश हुई थी वो यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और लैटिन अमेरिका में इस्टेब्लिश हुई थी। उसके बाद पूरे विश्व में इसका विस्तार हुआ था। तो अब हम शुरुआत करते हैं अपना ये टॉपिक, एंड ऑफ कॉलोनियलिज्म। इसके पहले हमने पढ़ लिया था और अब हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया, फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम मोस्ट कंट्रीज इन एशिया एंड अफ्रीका वेयर कॉलोनीज अंडर द कंट्रोल ऑफ यूरोपियन नेशंस। तो बात ये सही है कि देखिए अफ्रीका और एशिया के बहुत सारे देश, यानी कि ज़्यादातर देश जो थे वो यूरोपियन पावर्स के अंडर में थे। अगर हम बात कर लेते हैं इंडिया की बात करें या फिर एशियन कंट्रीज़ जो हैं, जैसे कि आपका हो गया वियतनाम हो गया या फिर लाओस हो गया या फिर दूसरे कंट्रीज़, वो सभी अफ्रीकन नेशंस के कॉलोनीज़ के रूप में थे, यानी उनके कंट्रोल में थे। और जो कॉलोनाइज्ड कंट्रीज़ थे उनके लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था ताकि वो इंडिपेंडेंस पा सके, आज़ादी पा सके। और ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ आज़ादी मांग रहे थे कि हमें आज़ाद कर दो, तुम्हारा कंट्रोल हमें नहीं चाहिए। उसके अलावा वो चाहते थे कि वो अपने फ्यूचर के लीडर्स को भी चुने, यानी वहाँ पर डेमोक्रेसी वो इस्टेब्लिश करे। तो देखिए हमारा जो देश है वो उन कुछ कॉलोनीज में से एक है जहां पर लोगों ने नेशनलिस्ट स्ट्रगल किया ताकि देश को आज़ाद कराया जा सके कॉलोनियल रूल से। और बहुत सारे जो कंट्रीज़ थे इन कॉलोनीज़ में से, कॉलोनियल कंट्रीज़ में से, वो डेमोक्रेसी बन गए जैसे ही वो आज़ाद हुए। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो कंट्रीज आज़ाद हुए, जैसे कि इंडिया, वो इंडिपेंडेंस उसे मिला 1947 में और तुरंत ही उसने खुद को एक डेमोक्रेसी के रूप में स्थापित कर लिया। इट कंटिन्यूज टू बी डेमोक्रेसी, और आज भी इंडिया आप जानते हैं डेमोक्रेसी ही है। मोस्ट फॉर्मर कॉलोनीज डिड नॉट हैव सच अ गुड एक्सपीरियंस। तो देखिए ऐसा नहीं था कि सभी कंट्रीज़ के पास ऐसा अच्छा एक्सपीरियंस उसे देखने को मिला। बहुत सारे कंट्रीज़ डेमोक्रेसी नहीं बन पाए थे। तो देखिए अब हम घाना का केस देखते हैं। घाना जो कि वेस्टर्न अफ्रीका का एक देश है, तो ये इलस्ट्रेट करता है बहुत ही कॉमन एक्सपीरियंस फॉर्मर कॉलोनीज़ का। और घाना यूज टू बी अ ब्रिटिश कॉलोनी नेम्ड गोल्ड कोस्ट। तो देखिए घाना जो है वो एक ब्रिटिश कॉलोनी हुआ करता था जिसका ब्रिटिशर्स ने नाम रखा था गोल्ड कोस्ट। और ये आज़ाद हुआ था 1957 में। 1957 में आज़ाद हुआ था और ये अफ्रीका का वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज़ था जो कि आज़ाद हुआ था। हाँ
इट वॉज अमंग द फर्स्ट कंट्रीज इन अफ्रीका टू गेन इंडिपेंडेंस। आज़ादी पाने वाला जो शुरुआत में आज़ाद हुए थे अफ्रीका के कंट्रीज़, उनमें से एक था ये। और इसके आज़ादी ने अफ्रीका के दूसरे कंट्रीज़ को स्ट्रगल करने के लिए इंस्पायर किया कि वो भी आज़ाद हो सकते हैं जिस तरह से ये आज़ाद हो गया है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो क्वेम इनकर्मा है शायद, प्रोनाउंसिएशन शायद मैं गलत पढ़ रहा हूँ, वेन इनकर्मा के यहाँ पर साइलेंट होगा। और इसके बाद सन ऑफ इसके बाद आगे देखते हैं, सन ऑफ अ गोल्ड स्मिथ। ये जो व्यक्ति था ये गोल्ड स्मिथ का बेटा था और खुद एक टीचर था। वो स्ट्रगल में बहुत ही ज़्यादा भागीदार रहा था, बहुत ही ज़्यादा उसने लीड किया था स्ट्रगल को। और जब आज़ादी प्राप्त हुई घाना को, तो उसके बाद जो कुमरा था वो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बना घाना का, और उसके बाद ये प्रेसिडेंट बना। तो देखिए ये जो था ये जवाहरलाल नेहरू का फ्रेंड था, क्योंकि ये दोनों एक ही समय में स्ट्रगल कर रहे थे इंडिपेंडेंस के लिए। और जब आज़ाद हुए थे तो शायद इन लोगों में दोस्ती हो गई होगी या फिर पहले भी हो गई होगी। और ये जो था कुमरा, ये इंस्पिरेशन था दूसरे जो डेमोक्रेसीज लाना चाहते थे अफ्रीका में दूसरे देश के लोग, उनके लिए एक तरह का इंस्पिरेशन था। लेकिन नेहरू ने खुद को जिस तरह से स्थापित किया था डेमोक्रेसी के अंदर में, उसके मुकाबले जो कुमरा था उसने खुद को इलेक्ट करवा लिया पूरी लाइफ के लिए प्रेसिडेंट के तौर पर। और उसके तुरंत बाद यानी 1957 में आज़ाद हुआ, और उसके बाद 1966 में उसे ओवरथ्रो कर दिया गया था, यानी उसे उखाड़ दिया गया था, उसकी सत्ता को बेदखल कर दिया गया था मिलिट्री द्वारा। तो यहाँ पर मिलिट्री विद्रोह हुआ था। लाइक घाना के जैसे बहुत कंट्रीज जो थे जो डेमोक्रेसी बने, उनका इंडिपेंडेंस को लेकर एक मिक्स रिकॉर्ड रहा है। ऐसा नहीं कि वो स्मूथली चले हैं, जैसे कि इंडिया में आप देखते हैं स्मूथली डेमोक्रेसी जिस समय स्थापित हुई उस समय से आज तक डेमोक्रेसी ही चली आ रही है, अगर हम इमरजेंसी के टाइम को छोड़ दे तो। उसके बाद दे कुड नॉट रिमेन डेमोक्रेसीज फॉर लॉन्ग। डेमोक्रेसी तो वो बने, लेकिन डेमोक्रेसी वो ज़्यादा दिनों तक स्थापित नहीं रह पाए डेमोक्रेसी के रूप में। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। और अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इसी में है नेक्स्ट टॉपिक, वो है रीसेंट फेज। रीसेंट फेज का मतलब हम पिछले 20, 30, 40 सालों में जो चीज़ें हुई हैं उनके बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए रीसेंट फेज की हम बात करते हैं तो यहाँ देखिए 1980 लिखा हुआ है, यानी कि 1980 के बाद या फिर उसके लगभग की इवेंट्स को हम पढ़ने वाले हैं। एज डेमोक्रेसी वॉज रिवाइव्ड इन सेवरल कंट्रीज ऑफ लैटिन अमेरिका। तो देखिए 1980 के आसपास आपने पोलैंड का एग्जाम्पल देखा और दूसरे देशों का एग्जाम्पल देखा। तो उसी तरह से जो लैटिन अमेरिका रीजन था वहाँ पे बहुत सारे देशों में डेमोक्रेसी फिर से रिवाइव हो गई, डेमोक्रेसी फिर से आ गई। और जो सोवियत यूनियन जो था, सोवियत यूनियन यूएसएसआर जो था, उसका जो डिसइंटीग्रेशन हुआ, उसने इस डेमोक्रेसी के रिवाइवल का प्रोसेस को एक्सेलरेट किया। वो कैसे? वो इस वजह से क्योंकि सोवियत यूनियन एक कम्युनिस्ट स्टेट था और वो डेमोक्रेसी के खिलाफ था। इस वजह से वो दूसरे देशों को डेमोक्रेसी लाने में उतना मदद नहीं करता था और उन्हें रोकता था। तो जब सोवियत यूनियन खत्म हो गया तो उसके बाद जो बहुत सारे देश थे वो खुद को डेमोक्रेसी की ओर ले गए, क्योंकि यूएसए का भी प्रभाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। तो ये सब अलग चीज़ें हैं, लेकिन इतना आपको जान लेना चाहिए कि यूएसएसआर के ख़त्म होने की वजह से, सोवियत यूनियन के ख़त्म होने की वजह से डेमोक्रेसी, बहुत सारे देशों में डेमोक्रेसी आ गई और डेमोक्रेसी बनने के जो प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गया। तो आपने जो पोलैंड की स्टोरी पढ़ी वो वहाँ पर आपने पढ़ा कि देखिए सोवियत यूनियन जो था वो कंट्रोल करता था अपने आसपास के देशों को, उसमें से एक पोलैंड भी था जिसे वो कंट्रोल करता था, यानी पोलैंड की जो कम्युनिस्ट सरकार थी उसे कंट्रोल करता था और सपोर्ट करता था। इसी तरीके से ईस्टर्न यूरोप के वो बहुत सारे देशों को कंट्रोल करता था। और आगे बढ़ते हैं, पोलैंड और जो दूसरे सेवरल कंट्रीज थे वो फ्री हो गए सोवियत यूनियन के कंट्रोल से 1989 और 90 के बीच में। उसका रीज़न ये था कि उस समय में सोवियत यूनियन पर खुद दबाव था, क्योंकि इकोनॉमी उतनी मजबूत नहीं थी, काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी। और सोवियत यूनियन के अंदर से ही आज़ादी की आवाज़ उठ रही थी, जो कि बाद में सोवियत यूनियन के टूट के रूप में सामने आई। और जिन कंट्रीज़ पर सोवियत यूनियन का कंट्रोल था, जैसे जैसे कंट्रोल सोवियत यूनियन का कमज़ोर होता गया उस तरह से वो देश डेमोक्रेसी की ओर बढ़ते गए, डेमोक्रेसी की ओर अपने देश को ले गए।
और फाइनली जो सोवियत यूनियन था वो खुद ब खुद टूट गया 1991 में सोवियत यूनियन टूट गया था। और सोवियत यूनियन आगे चलकर 15 रिपब्लिक कंट्रीज़ में टूट गया। 15 देश बन गए सोवियत यूनियन से, जिसमें कि सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो आज रशिया के नाम से हम जानते हैं, और उसके अलावा छोटे छोटे कई देश बन गए। और ऑल द कंस्टिट्यूएंट रिपब्लिक्स इमर्ज एज इंडिपेंडेंट कंट्रीज़, और जितने भी रिपब्लिक्स बने यानी जो 15 देश, वो सभी इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ के रूप में उभर गए, सामने आ गए लोगों के, पूरी दुनिया के सामने आ गए। और उन पर से रशिया जो बड़ा हिस्सा बना उसका प्रभाव पूरी तरह से खत्म हो गया। और मोस्ट ऑफ देम बिकेम डेमोक्रेसी, दस द एंड ऑफ सोवियत कंट्रोल ऑन ईस्ट यूरोप एंड ब्रेकअप ऑफ द सोवियत यूनियन लेड टू अ बिग चेंज इन द पॉलिटिकल मैप ऑफ द वर्ल्ड। तो देखिए पॉलिटिकल मैप आप अगर देखिएगा तो सोवियत यूनियन के टूटने की वजह से तो आप खुद ब खुद देख सकते हैं कि 15 देश, जो कि एक पहले देश हुआ करता था कम्युनिस्ट स्टेट, वो टूटकर अब 15 डेमोक्रेसीज बन चुके थे। उसके अलावा जिन देशों पर सोवियत यूनियन का प्रभाव था या फिर कंट्रोल था, वो सभी देश भी धीरे धीरे डेमोक्रेसी की ओर बढ़ने लगे। इसके बाद नेक्स्ट पारा अब हम पढ़ते हैं। इसी पीरियड में जो मेजर चेंज आया इंडिया के नेबरहुड में, तो वो तो आप जानते ही होंगे कि पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये दोनों मिलकर पहले एक देश हुआ करते थे पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान कहा जाता था इनको, लेकिन उसको जब कंप्राइज था एक में था, उसको हम देखने वाले हैं। देखिए पाकिस्तान और बांग्लादेश जो थे वो आर्मी रूल से छूटकर डेमोक्रेसी की ओर बढ़ गए 1990s में। क्योंकि आप शायद जानते होंगे या फिर नहीं जानते होंगे कि देखिए जो पाकिस्तान है उसमें डेमोक्रेसी तो स्थापित हुई थी, और उसमें बांग्लादेश भी आता है क्योंकि बांग्लादेश और पाकिस्तान एक में थे। वहाँ पर कई बार डेमोक्रेसी स्थापित हुई, कई बार डेमोक्रेसी को रिमूव किया गया है, कई बार डेमोक्रेसी को हटा दिया गया है। तो इसी तरह से 1990 में भी डेमोक्रेसी फिर से वापस आई थी, फिर से बहाल की गई थी पाकिस्तान में और बांग्लादेश में। तो नेपाल की अगर बात करें तो नेपाल के जो राजा थे किंग, उन्होंने अपने पावर्स को छोड़ दिया था, और वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बन गए थे। यानी कि वो अब जो इलेक्टेड लीडर्स होंगे उनके बातों को मानेंगे, और उनका जो पावर है वो उतना ज़्यादा अब नहीं चलेगा। लेकिन ये चेंजेस परमानेंट नहीं रह पाए। उसका रीज़न ये था क्योंकि देखिए 1999 में जो जनरल मुशर्रफ थे पाकिस्तान के, उन्होंने पाकिस्तान के डेमोक्रेसी को फिर से ख़त्म कर दिया और आर्मी रूल को ले आए। और उसी तरह से 2005 में जो नए राजा बने नेपाल के, उन्होंने इलेक्टेड गवर्नमेंट को रिमूव कर दिया और सारे पॉलिटिकल फ्रीडम्स जो लोगों को प्रोवाइड किए गए थे उसे भी वापस ले लिया, और फिर से वो एक फुल फ्लेज रूलर बन गए। तो यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल देखे इस पैराग्राफ में। अब नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं। येट द ओवरऑल ट्रेंड इन दिस period point to more and more countries turning to democracy. This phase still continues. By 2005, about 140 countries were holding multi-party elections. This number was higher than ever before. More than 80 previously non-democratic countries have made significant advantage toward democracy since 1980. But even today, there are many countries where people cannot express their opinion freely. तो देखिए यहाँ पर जो हम पूरा ट्रेंड देखते हैं, वहाँ पर हमें पता चलता है कि बहुत सारे कंट्रीज जो थे वो डेमोक्रेसी की ओर झुक रहे थे, डेमोक्रेसी खुद को बना रहे थे। तो ये प्रोसेस अभी भी चल रहा है। 2005 में अगर हम देखें तो 2005 में करीब 140 देश थे, आज भी उससे ज़्यादा ही आज, जो कि मल्टी पार्टी इलेक्शन सिस्टम को फॉलो करते थे, जिस तरह से इंडिया में हम फॉलो करते हैं। और ये नंबर जो है ये पहले से भी बहुत ज़्यादा हो चुका था। तो देखिए 80 ऐसे देश थे जो कि पहले नॉन डेमोक्रेटिक हुआ करते थे, और उन्होंने डेमोक्रेसी की ओर बहुत सारे एडवांसेस किए हैं, बहुत सारे कदम उठाए हैं 1980 के बाद, यानी 1970-80 के बाद में। तो देख सकते हैं कि 1980 के बाद जो रिसेंट फेज़ है हमारा, उसमें डेमोक्रेसी कितनी ज़्यादा मजबूत हुई है, कितनी ज़्यादा फैली है। उसका एक रीज़न तो हमने यहाँ देखा कि जो USSR था उसका टूटना भी था, उसका कमज़ोर होना भी था, क्योंकि वो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं थी। और लेकिन अगर हम बात करें तो आज भी करीब 60 से 70 ऐसे देश हैं जहां पर लोग अपने ओपिनियन फ्रीली एक्सप्रेस नहीं कर सकते, उन्हें आज़ादी नहीं है अपने लीडर्स को चुनने का। क्योंकि आप देखेंगे तो करीब 205 या 207 देश हैं आज, उसमें से सिर्फ 140 देश हैं जो कि मल्टी पार्टी इलेक्शन सिस्टम को फॉलो करते हैं। इसके बाद अब हम आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक इमेज दी गई है, इसको हम थोड़ा देर से पढ़ेंगे।
हाँ, तो देखिए वहाँ पर हमने देखा कि बहुत सारे कंट्रीज है जहाँ पर लीडर्स को से इलेक्ट करने का परमिशन नहीं है, लोगों का आज़ादी नहीं है। दे कैन नॉट टेक बिग डिसीजन अबाउट देयर प्रेजेंट एंड फ्यूचर लाइफ। तो लोग अपने प्रेजेंट लाइफ और फ्यूचर लाइफ से रिलेटेड बड़े डिसीजन खुद नहीं ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक नेक्स्ट पारा में एग्जाम्पल दिया गया है, वन सच कंट्री इज म्यांमार प्रीवियसली नोन एज बर्मा। तो बर्मा जो देश था जिसे कि आज हम म्यांमार के नाम से जानते हैं, तो इसे कॉलोनियल रूल से फ्रीडम मिला 1948 में और ये एक डेमोक्रेसी बनी। लेकिन डेमोक्रेटिक रूल जो था वो 1962 में ख़त्म हो गया जब एक सैनिक विद्रोह हुआ। सैनिक विद्रोह के बाद तख्ता पलट हो गया और सैनिक शासन आ गया पूरे देश में। और 1990 में इलेक्शंस हुए, फर्स्ट टाइम करीब 30 सालों में पहली बार इलेक्शंस हुए। तो जो नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी जिसके लीडर थे आंग सान सूकी, सूची कहा जाता है शायद इसको, आंग सान सूकी, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे, उन्होंने इलेक्शन जीता। लेकिन जो मिलिट्री लीडर्स जो थे उन्होंने म्यांमार के मिलिट्री लीडर्स ने इस फैसले को स्वीकार करने से मना कर दिया और सत्ता को छोड़ने से मना कर दिया। और जो नई सरकार चुनी गई थी लोगों द्वारा उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया, लेकिन मतलब कि उसको वैल्यू नहीं दिया, बोला कि नहीं हम नहीं मानेंगे ये बात। और इसके मुकाबले जो मिलिट्री जो थी उसने, इसके बजाय मिलिट्री ने प्रो डेमोक्रेसी लीडर्स जितने भी थे, जिसमें कि आंग सान सू की जो लीडर थी पार्टी की, उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया, मतलब कि नज़रबंद कर दिया घर में। जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे उन्हें एक्यूज ऑफ इवन मोस्ट ट्रिवियल ऑफेंसेस हैव बीन जेल्ड। उन्हें जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे उन्हें कई तरह के आरोप लगाकर जेल में डाल दिया गया। और कोई भी व्यक्ति अगर पब्लिकली एयरिंग व्यूज़, खुद के एक्सप्रेशंस को शो करते हुए, स्टेटमेंट्स क्रिटिकल ऑफ रिजिम यानी सरकार के विरोध में कोई प्रदर्शन करते हुए या फिर अपने भावनाओं को व्यक्त करते हुए पकड़ा जाता था तो उसे करीब 20 सालों तक जेल में, 20 सालों की सज़ा हो जाती थी जेल में। तो इस तरह के जो पॉलिसीज़ थी मिलिट्री शासन की, उसकी वजह से सरकार जो थी म्यांमार की, इस तरह की मिलिट्री शासित सरकार, उसने करीब 6 से 10 लाख लोग जो थे वो मिलिट्री से म्यांमार को छोड़कर कहीं दूसरी जगह चले गए थे और वहाँ पर अपना घर बसा लिया था और वहीं रह रहे थे शेल्टर लेकर। तो हाउस अरेस्ट होने के बावजूद जो आंग सान सू की थी उन्होंने डेमोक्रेसी के लिए अपना कैंपेन जारी रखा। उनका कहना था, द क्वेस्ट फॉर डेमोक्रेसी इन बर्मा इज द स्ट्रगल फॉर द पीपल टू लिव होल मीनिंगफुल लाइफ एज फ्री एंड इक्वल मेंबर्स ऑफ द वर्ल्ड कम्युनिटी। ये उनका कोट था। आगे बढ़ते हैं। हर स्ट्रगल हैज़ वॉन इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन। जो उनका स्ट्रगल था आज़ादी के लिए उसे विश्व स्तर पर काफ़ी ज़्यादा पहचान मिली और उन्हें नोबेल पीस प्राइज़ का भी पुरस्कार मिला है, नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया है। येट द पीपल ऑफ म्यांमार आर स्टिल स्ट्रगलिंग टू इस्टेब्लिश डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन देयर कंट्री। तो आज भी म्यांमार के लोग जो हैं वो डेमोक्रेटिक सरकार बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। और अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं अपने इस टॉपिक को। तो इस टॉपिक में शुरुआत में अगर आप देखेंगे तो एक क्लास में बातचीत चल रही है एक टीचर के बीच में और कुछ स्टूडेंट्स के बीच में। तो कुछ स्टूडेंट जो है वो बातचीत उठा रहे हैं, कुछ सवाल उठा रहे हैं जो ऊपर हमने बात की 1.3 टॉपिक में उसके अनुसार। तो देखिए एक स्टूडेंट है फरीदा, उसका कहना है कि देखिए जो डेमोक्रेसी है वो ज़्यादा से ज़्यादा रीजन में कंट्रीज़ में फैल रही है। तो ये चीज़ हमने सीखी है, ये फरीदा का कहना है। तो वहीं राजेश कहता है कि देखो अब जो है अब हम पहले के मुकाबले बेटर सोसाइटी में रह रहे हैं, बेटर अच्छी दुनिया में रह रहे हैं और अब हम धीरे धीरे वर्ल्ड डेमोक्रेसी की ओर बढ़ रहे हैं। तो वहीं देखिए सुस्मिता का कहना है कि वर्ल्ड डेमोक्रेसी, तो तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? मैंने तो एक टेलीविज़न प्रोग्राम देखा जिसमें कि बताया गया कि अमेरिकन जो है वो किस तरह से इराक को उन्होंने इन्वेड कर दिया बिना किसी जस्टिफिकेशन के। तो क्या ऐसा करते हुए इराक के लोगों से पूछा गया था और उनसे बातचीत की गई थी? अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम वर्ल्ड डेमोक्रेसी की बात कैसे कर सकते हैं? तो फिर फरीदा कहती है कि नहीं, मैं यहाँ दो देशों के बीच के रिलेशनशिप की नहीं बात कर रही कि वो दोस्त हैं या दुश्मन हैं या फिर क्या हैं। मैं यहाँ बात कर रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो देश हैं वो कंट्रीज़, ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ जो हैं वो डेमोक्रेटिक बन रहे हैं, डेमोक्रेटिक सिस्टम को फॉलो करने लगे हैं। तो वहीं राजेश का कहना है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है।
ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा देश अगर डेमोक्रेटिक बन रहे हैं तो ये ऑब्वियस है कि वर्ल्ड भी डेमोक्रेटिक हो जाएगा। तो इराक वार की अगर हम बात करें तो इराक वार जो है वो क्यों हुआ था, उस देश के डेमोक्रेसी को लेकर ही हुआ था। इसके बाद तो सुष्मिता का कहना है कि नहीं, मैं इस बात को नहीं मानूंगी। उसके बाद जो टीचर है सिंह सर, वो समझाते हैं इन स्टूडेंट्स को कि देखो यहाँ पर जो दो चीज़ें की तुम बात कर रहे हो ये दोनों अलग चीज़ें हैं। वर्ल्ड डेमोक्रेसी अलग चीज़ है और जो डेमोक्रेसी किसी देश के लिए वो अलग चीज़ है। तो इसके बाद सुष्मिता कहती है कि तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद सुरेंद्र कहता है कि मैं कंफ्यूज हूँ, हम कैसे बात कर सकते हैं डेमोक्रेसी एट द वर्ल्ड ग्लोबल लेवल। क्या कोई सरकार है, वर्ल्ड गवर्नमेंट? अगर है तो उसका प्रेसिडेंट कौन है? अगर सरकार नहीं है तो हम उसे डेमोक्रेटिक या फिर नॉन डेमोक्रेटिक कैसे कह सकते हैं? तो ये खत्म हो गई बातचीत। इसके बाद हमारा मेन पॉइंट आता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए, जो ऊपर सवाल उठाए गए स्टूडेंट्स के द्वारा उसी चीज़ का जवाब यहाँ पर जवाब के रूप में लिखा गया है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। तो अब हम यहाँ पर रिस्पॉन्ड करने वाले हैं उन्हीं सवालों के ऊपर। तो यहाँ पर कहा गया था कन्वर्सेशन में कि डज एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑटोमेटिकली लीड टू डेमोक्रेटिक रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रीज। तो क्या डेमोक्रेटिक कंट्रीज की संख्या बढ़ जाने से जो डेमोक्रेटिक देश हैं उनके बीच के जो रिलेशन है वो भी ज़्यादा डेमोक्रेटिक हो जाते हैं? लेकिन इस चीज़ को बात करने से पहले हम बात करेंगे सुरेंद्र के द्वारा जो सवाल उठाया गया, बात की गई है कि क्या वर्ल्ड लेवल पर कोई गवर्नमेंट मौजूद है, अगर है तो उसका प्रेसिडेंट कौन है वो, और वो किस तरह से फंक्शन करती है। तो देखिए, आप जानते हैं कि इंडिया की सरकार है, यूनाइटेड स्टेट्स की सरकार है, या फिर किसी और देश की सरकार है जैसे फ्रांस की, यूके की या फिर चाइना की। लेकिन दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जो कि ऐसे रूल बना सकता है जो कि पूरी दुनिया के हर एक सिटीजन पर लागू हो, हर एक बंदे पर लागू हो। ऐसा कोई देश नहीं कर सकता है। अगर ऐसा कोई देश कर नहीं सकता तो कोई रूल नहीं है, कोई रूल नहीं है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी के दो फीचर्स जो हैं वो यहाँ पर अप्लाई हो रहे हैं? कौन से दो फीचर्स? तो याद कीजिए, जब हमने पहला वीडियो किया था उसमें हमने बात की थी दो फीचर्स डेमोक्रेसी के, कि जो रूलर है वो इलेक्ट होना चाहिए लोगों द्वारा और लोगों के पास बेसिक पॉलिटिकल फ्रीडम होना चाहिए। तो यहाँ पर कैसे अप्लाई होता है जब यहाँ पर कोई रूलर ही नहीं है और यहाँ पर कोई क्या कहते हैं उसका कोई फॉलो करने वाला ही नहीं है। तो यहाँ आप जो इमेज देखेंगे ये इमेज बनाया गया है 2005 में ये पब्लिश हुआ था मेक्सिको में, और इंटरनेशनल गेम्स नाम से टाइटल से पब्लिश हुआ था। तो यहाँ पर क्या कहना चाहता है ये कार्टूनिस्ट, इस चीज़ को आपको खुद से एनालाइज करना है और इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। तो देखिए, सुरेंद्र की अगर हम बात देखें तो सुरेंद्र की बात सिंपली जो है वो बिल्कुल सही है। हम नहीं कह सकते, वी कैन नॉट से दैट द क्वेश्चन ऑफ डेमोक्रेसी डज नॉट अराइज हियर। तो हम नहीं कह सकते कि डेमोक्रेसी का क्वेश्चन यहाँ अराइज नहीं होता। देयर इज़ नो सिंगल वर्ल्ड गवर्नमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है पूरी दुनिया में। लेकिन पूरी दुनिया में बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं पूरे वर्ल्ड में जो कि पार्शियली फंक्शन करते हैं गवर्नमेंट जैसे। मतलब कि बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पर लोगों का, देशों का संगठन है, देशों का समूह है जो कि एक तरह का गवर्नमेंट के रूप में काम करता है, लेकिन वो अपने रिस्पेक्टिव एरिया में काम करता है। जैसे अगर हम कोई चीज़ की बात करें जो फर्स्ट एड के लिए काम करता है या फिर हॉस्पिटैलिटी के लिए काम करता है, तो वो सिर्फ उसी रीजन में काम करेगा, वो दूसरे जो टास्क है जैसे मिलिट्री है या फिर उस तरह की चीज़ों में इंटरवीन नहीं करेगा। तो दिस ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट कमांड कंट्रीज एंड सिटीजन इन अ वे गवर्नमेंट कैन। तो ये देखिए, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये देशों को उस तरह से ऑर्डर पास नहीं कर सकते जिस तरह से एक सरकार अपने देश के लोगों के ऊपर ऑर्डर्स पास कर सकती है। लेकिन ये जो ऑर्गेनाइजेशंस है ये रूल्स बना सकते हैं, ये रूल बनाते हैं जो कि एक गवर्नमेंट के कुछ पावर्स को लिमिट कर सकती है या फिर उन्हें कुछ स्पेसिफिक काम करने से रोक सकती है। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इनको आपको ध्यान देना है। मैं इन पॉइंट्स को आपको पढ़ा देता हूँ। हु मेक्स लॉज एंड रूल्स टू द गवर्न द सीज दैट डू नॉट फॉल विद इन द बाउंड्रीज ऑफ एनी वन कंट्री। तो आप सोचिए कि हर देश का अपना एक स्पेसिफिक रीजन है। तो जो सी है यानी कि समुद्र है, उस वो रीजन जो किसी भी देश के अंदर में नहीं आता है, उस रीजन के लिए कौन संगठन रूल बनाता है और कौन उसको फॉलो करता है, या फिर
कौन सा संगठन है जो कि पूरे वर्ल्ड के इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को के ऊपर जो खतरे हैं उसको टैकल करता है या फिर टैकल करने के लिए सभी देशों को मजबूर करता है। तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान देनी चाहिए और सोचनी चाहिए। तो यहाँ पर जो यूनाइटेड नेशंस है हैज़ इवॉल्व मैनी कन्वेंशंस ऑन दिस क्वेश्चन डैट आर नाउ बाइंडिंग ऑन मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो देखिए यूनाइटेड नेशंस जो संगठन है उसने बहुत सारे कन्वेंशंस बनाए हैं, बहुत सारे रूल्स बनाए हैं और बहुत सारे चीज़ें की हैं जो कि सभी कंट्रीज़ को बाध्य करती है कि वो इन चीज़ों को फॉलो करे। तो यूनाइटेड नेशन जो है वो एक वर्ल्ड एसोसिएशन है, ग्लोबल एसोसिएशन है देशों का। तो ये सभी देशों का एक समूह है पूरे वर्ल्ड का, जहाँ पर इंटरनेशनल लॉ, सिक्योरिटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल इक्वालिटी, इस तरह की चीज़ों के ऊपर सभी देशों को एक दूसरे से कॉपरेट करने के लिए हेल्प करती है या फिर हम कह सकते हैं मजबूर करती है। तो देखिए यूनाइटेड नेशन का जो जनरल सेक्रेटरी जनरल होता है वो उसका चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अब सोचिए, मतलब ध्यान दीजिए, What happens when a country attack another country in the unjust manner? अगर कोई कंट्री दूसरे देश पर हमला कर देती है बिना कोई रीज़न के, बिना कुछ समझे, सिर्फ उसके रीज़न को कैप्चर करने के लिए या फिर किसी और रीज़न, किसी और चीज़ के लिए, तो वहाँ पर काम आता है हमारा जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है। तो ये यूनाइटेड नेशन का एक हिस्सा है जो कि रिस्पॉन्सिबल है पूरे वर्ल्ड में सिक्योरिटी बनाने के लिए देशों के बीच में और उनके काफ़ी सारे देशों के बीच में शांति बहाल करने के लिए। तो इट कैन पुट टुगेदर एन इंटरनेशनल आर्मी एंड टेक एक्शन अगेंस्ट द रॉन्ग डूअर। अगर कोई देश है जो कि दूसरे के देश के ऊपर अटैक कर देता है बिना कोई रीज़न से और दूसरा देश जो है वो काफ़ी कमज़ोर है, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो बहुत सारे देशों की आर्मी लाएगी और इस देश की मदद करेगी और इस देश के साथ युद्ध लड़ेगी और उसके साथ पूरे वर्ल्ड से सैंक्शन लगा दिए जाएंगे, यानी रोक लगा दिया जाएगा। कोई देश उससे बात नहीं करेगा, कोई ट्रेड नहीं करेगा, इस तरह से चीज़ें करेंगी ताकि पूरे वर्ल्ड में पीस बना रहे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ध्यान दीजिए, हु लेंड्स मनी टू द गवर्नमेंट्स व्हेन दे नीड इट। तो विश्व की कौन सी संगठन है जो कि किसी भी सरकार को लोन देती है जब उसे ज़रूरत होती है। जैसे कि अगर इंडिया गवर्नमेंट को अगर ज़रूरत पड़े तो कौन है जो इंडियन गवर्नमेंट को लोन देगी, या फिर चाइना की गवर्नमेंट को लोन की ज़रूरत पड़े तो कौन उसे लोन देगा। तो इसके लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है, IMF, इस काम को करता है। और इसके अलावा जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक भी विश्व के देशों को लोन देता है ताकि वो अपने ज़रूरत की चीज़ों को कर सकें। तो लोन देने से पहले जो ये संगठन है जैसे वर्ल्ड बैंक या फिर IMF, ये गवर्नमेंट से मांग करती है कि वो सारे अकाउंट्स और ऑल इट्स अकाउंट एंड डायरेक्ट इट टू मेक चेंजेस इन इट्स इकोनॉमिक पॉलिसी। जिस हिसाब से लोन देती है उस हिसाब से ये देशों से कहती है कि वो अपने अकाउंट्स को शो करे और जो इकोनॉमिक पॉलिसी है उसको भी उस अनुसार से चेंज करे और चीज़ों का सही तरीके से इस्तेमाल करे। इसके बाद यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया, ये सभी पॉइंट्स आपने सोचे हुए कि सिक्योरिटी कौन मेंटेन करता है, पूरे वर्ल्ड के लिए कौन रूल बनाता है, या फिर अगर किसी को पैसे चाहिए तो कौन देता है। तो अब बात आती है कि ये सभी जो संगठन हैं क्या ये डेमोक्रेटिक संगठन हैं या फिर नहीं है। तो देखिए पूरे वर्ल्ड लेवल पर बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं वर्ल्ड लेवल पर जो कि कुछ फंक्शंस करते हैं किसी भी स्पेसिफिक सरकार की तरह। जैसा कि अगर कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट होती तो करती, लेकिन हम कह सकते हैं कि उसका एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट है अलग अलग। बट वी नीड टू नो हाउ डेमोक्रेटिक दिस ऑर्गेनाइजेशंस आर। लेकिन हमें ये पता लगाना होगा कि आखिर ये जो कंट्रीज़ हैं, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये कितने डेमोक्रेटिक हैं। तो द यार्ड स्टिक हियर इज़ वेदर ईच ऑफ द कंट्रीज हैज़ फ्री एंड इक्वल से इन द डिसीजन दैट अफेक्ट देम। तो क्या यहाँ पर सभी कंट्रीज, वर्ल्ड के जितने भी कंट्रीज़ हैं उन्हें बराबर का अधिकार दिया गया है इस चीज़ के लिए, यानी कि अपने बातों को रखने के लिए, अपने बातों को कहने के लिए, या फिर कोई रीज़न, कोई चीज़ें कहने के लिए। तो इस परिप्रेक्ष्य में अब हम एग्जामिन करने वाले हैं वो ऑर्गेनाइजेशंस, वर्ल्ड बॉडीज़ जितने भी हैं उनके कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को।
every one of the 192 countries of the UN have one vote in UN General Assembly। तो UN यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बात करें तो वहाँ पर जितने भी कंट्रीज़ वहाँ पे मेंबर हैं, ये 192 नंबर जो है ये शायद पुराना है, अब बढ़ चुका है ये संख्या। तो वहाँ पर सभी देशों को बराबर अधिकार वोटिंग का, यानी कि वन वोट सभी कंट्रीज कर सकते हैं। इट मीट्स इन रेगुलर ईयरली सेशन अंडर अ प्रेसिडेंट इलेक्टेड फ्रॉम एमंग द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मेंबर कंट्रीज। तो देखिए ये रेगुलरली ईयरली सेशंस में मिलते हैं, यानी साल में कुछ महीनों के लिए इनका सेशन होता है, कुछ दिनों के लिए सेशन होता है। और जो लीडर होता है जनरल असेंबली का, वो इसी मेंबर के रूप में चुना जाता है, यानी सभी कंट्रीज मिलकर उसका एक लीडर चुनते हैं, उसका एक हेड चुनते हैं। जनरल असेंबली इज़ लाइक पार्लियामेंट। तो जनरल असेंबली जो है वो किसी भी एक देश के पार्लियामेंट की तरह होती है, जहाँ पर सभी देशों के बीच डिस्कशंस होते हैं, बातचीत होती है। इन दैट सेंस द यूनाइटेड नेशन वुड अपीयर टू बी वेरी डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन। तो इस परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करते हैं तो यूएन जो है वो एक बहुत ही डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में नज़र आती है, जहाँ पर कमज़ोर देश को भी बराबर अधिकार दिया गया है मजबूत देश के बराबर। लेकिन जो जनरल असेंबली है वो सारे डिसीजन नहीं ले सकती है, और क्या एक्शन लेना है अगर कोई दो देशों के बीच में लड़ाई हो गई, तो इस तरह की चीज़ों के ऊपर एक्शन जनरल असेंबली नहीं ले सकती है। इसके लिए अलग से 15 मेंबर वाली सिक्योरिटी काउंसिल होती है यूनाइटेड नेशन की, जो कि इस तरह के क्रूशियल डिसीजंस को लेती है। जो काउंसिल है उसमें 5 परमानेंट मेंबर हैं, यूएस है, रसिया है, यूनाइटेड किंगडम है, फ्रांस है और चाइना है। इसके अलावा 10 अलग मेंबर्स होते हैं जो कि जनरल असेंबली द्वारा चुने जाते हैं 2 ईयर्स के लिए, यानी 2 साल के लिए मेंबर चुने जाते हैं। लेकिन जो रियल पावर है वो जो 5 परमानेंट मेंबर हैं उनके हाथों में होती है। तो जो परमानेंट मेंबर्स होते हैं, स्पेशली जो यूएस होता है, वो यूनाइटेड नेशंस को चलाने के लिए जो पैसों की ज़रूरत होती है उसको सबसे ज़्यादा प्रोवाइड कराते हैं, और इसमें यूएस मेन है। यूनाइटेड नेशन सबसे ज़्यादा पैसा देता है यूनाइटेड नेशन को मेंटेन करने के लिए। और जितने भी परमानेंट मेंबर्स हैं उनके पास एक वीटो पावर होता है, यानी कि पूरा सिक्योरिटी काउंसिल एक तरफ, और अगर वो परमानेंट मेंबर चाहे तो यूनाइटेड स्टेट्स या फिर आपका रसिया या फिर चाइना अगर उस फैसले को लागू नहीं कराना चाहता है तो वो उसके खिलाफ हो सकता है और पूरे फैसले को वो ख़त्म कर सकता है, काट सकता है। उसके पास वीटो पावर होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि काउंसिल जो है वो कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता है जब तक सभी परमानेंट मेंबर उसके लिए राज़ी नहीं हो। तो ये जो सिस्टम है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को और ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ को प्रोटेक्ट, और इसके लिए जो ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो डिमांड करने लगे हैं कि यूनाइटेड नेशन को ज़्यादा से ज़्यादा डेमोक्रेटिक बनाया जाए, ताकि सभी जो कमज़ोर देश हैं उनकी बातों को भी ध्यान दिया जाए। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अगर बात करें तो वो उतनी ज़्यादा डेमोक्रेटिक नहीं है जितना कि हमारा जनरल असेंबली है यूनाइटेड नेशन का। इसके बाद इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की अब हम बात करते हैं, आईएमएफ जो है वो दुनिया की सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट मनी लेंडर्स है, यानी सबसे ज़्यादा उधार देने वाली एक संस्था है। इसमें करीब 173 मेंबर्स हैं, लेकिन इन 173 मेंबर्स में से सभी को इक्वल वोटिंग राइट्स, इक्वल वोटिंग अधिकार नहीं दिए गए हैं। तो देखिए आईएमएफ में जो वोटिंग का अधिकार होता है किसी भी कंट्री का, वो उस हिसाब से तय किया जाता है कि उस कंट्री ने आईएमएफ में कितना पैसा दिया है। फॉर एग्जाम्पल यूनाइटेड स्टेट्स अगर 30% पैसा देता है तो उसका वोटिंग राइट 30% है। कोई देश अगर 0.1% देता है तो उसका वोटिंग राइट उसी अनुसार से होगा। तो ये रीज़न है कि आईएमएफ जो है वो उतना ज़्यादा डेमोक्रेटिक नहीं है जैसा कि दूसरे जो हमारा जनरल असेंबली है। तो देखिए हाफ जो वोटिंग राइट है आईएमएफ का वो कुछ चुनिंदा देशों के हाथ में है, करीब 7 देशों के हाथ में। तो इसमें आता है आपका यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, फ्रांस, यूके, सऊदी अरबिया, चाइना और रसिया। उसका रीज़न यह है कि ये जो कंट्रीज़ हैं इन्होंने आईएमएफ में सबसे ज़्यादा पैसा दिया है। और इसके अलावा जो 166 कंट्रीज़ हैं आपके 173 के बाद जो आपके 166 बच गए, इन 7 को रिमूव करने के बाद उनका बहुत ही कम वोटिंग परसेंटेज होता है, वोटिंग राइट होता है। उसका रीज़न ये है कि उन्होंने पैसा ही बहुत कम दिया आईएमएफ में। तो देखिए इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है इस तरह के, उसमें कमज़ोर देशों की जो बात होती है वो एक तरह से दब जाती है। तो अगर हम वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक का भी एक यही सिमिलर सिस्टम है वोटिंग का।
तो वर्ल्ड बैंक का जो प्रेसिडेंट होता है वो हमेशा आज तक चुना गया है यूनाइटेड स्टेट्स से। इसका मतलब है कि वो हमेशा यूनाइटेड स्टेट्स का सिटीजन ही होता है और वही हमेशा फाइनेंस मिनिस्टर बनता है। इसे चुना जाता है क्या कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स के फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा, जिसे कि कहा जाता है ट्रेजरी सेक्रेटरी यूनाइटेड स्टेट्स का। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक्टिविटी दी गई है तो इस चीज़ को चाहे तो आप फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद आपसे कहा जा रहा है कि कंपेयर दिस टू द काइंड ऑफ डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस दैट वी हैव डिस्कस इन दिस चैप्टर। तो इस चीज़ को आपको कहा जा रहा है कि आप कंपेयर करें कि इसके पहले जो हमने किसी भी स्पेसिफिक कंट्री के लिए जो चीज़ें बात की थी उससे कंपेयर आपको करना है। व्हाट वुड यू से अबाउट अ कंट्री वेयर सम पर्सन हैव अ परमानेंट पोजिशन इन द मिनिस्ट्री एंड हैव द पावर टू स्टॉप द डिसीजन ऑफ द इंटायर पार्लियामेंट। तो आप सोचिए कि जिस तरह से वर्ल्ड लेवल पर ये हालत है, अगर वो किसी एक देश में हालत होती जहाँ पर कुछ चुनिंदा लोगों का जो पार्लियामेंट है वहाँ पर परमानेंट पोजीशन होता और वो जब चाहते तब पूरे पार्लियामेंट के फैसले को रोक सकते थे या फिर पलट सकते थे, या फिर कोई पार्लियामेंट जहाँ पर 5% जो मेंबर्स हैं वो मेजोरिटी वोट रखते हैं, यानी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग अधिकार रखते हैं, पूरे फैसले को पलटने का अधिकार रखते हैं। तो क्या आप ऐसे सिस्टम को आप डेमोक्रेटिक कहेंगे? नहीं। देखिए, मोस्ट ऑफ द ग्लोबल इंस्टीट्यूशन जो हैं वो डेमोक्रेसी के सिंपल टेस्ट को भी पास करने में फेल हो जाते हैं, जो कि हम नेशनल गवर्नमेंट के लिए अप्लाई करते हैं या फिर यूज़ करते हैं। तो अगर ग्लोबल इंस्टीट्यूशन जो हैं वो डेमोक्रेटिक नहीं है, आर दे एटलीस्ट बिकमिंग मोर डेमोक्रेटिक देन बिफोर, तो क्या वो पहले से ज़्यादा डेमोक्रेटिक हो रहे हैं? तो हियर टू द एविडेंस इज़ नॉट वेरी इनकरेजिंग। यहाँ पर कोई अच्छी बात हमारे सामने नज़र नहीं आती। तो अगर हम बात करें देशों की, तो देश जो है वो पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा डेमोक्रेटिक हो रहे हैं, जो कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ नहीं हैं वो भी ज़्यादा डेमोक्रेटिक हो रहे हैं। लेकिन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो वो पहले से मुकाबले कम डेमोक्रेटिक होते जा रहे हैं। कुछ चुनिंदा देशों के हाथ में ज़्यादा से ज़्यादा ताकत जाती जा रही है। अगर 20 साल पहले की हम बात करें तो 20 साल पहले दो पावर्स हुआ करते थे पूरे वर्ल्ड में, यूनाइटेड स्टेट्स और दूसरा सोवियत यूनियन यानी कि यूएसएसआर। जो कंपटीशन था और जो कन्फ्लिक्ट था इन दोनों बिग पावर्स के बीच में, वो एक तरह का बैलेंस बना कर रखती थी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस में। लेकिन सोवियत यूनियन के फॉल होने के बाद जो यूनाइटेड स्टेट्स है वो अकेला सुपर पावर बनकर रह गया है पूरे वर्ल्ड में, और अमेरिकन जो डोमिनेंस है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के वर्किंग को भी काफ़ी ज़्यादा उसने अफेक्ट किया है। दिस इज़ नॉट टू से डैट देयर इज़ नो अर्ज और मूव टुवर्ड द ग्लोबल डेमोक्रेसी। तो ये बात ये कहने के लिए नहीं है कि वर्ल्ड जो है वो ग्लोबल डेमोक्रेसी की ओर नहीं बढ़ रहा है। द अर्ज कम्स फ्रॉम पीपल हु गेट मोर अपॉर्चुनिटी टू कम इन टच विथ वन अनदर। Over the last few years, the people of different countries have come together with their government's support. तो यहाँ पर तो कुछ चीज़ें लिखी गई है कि लोग जो है वो आपस में जुड़ रहे हैं उनके जो गवर्नमेंट है उसके सपोर्ट की वजह से। दे हैव फॉर्म्ड ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन अगेंस्ट वार एंड अगेंस्ट डोमिनेशन ऑफ वर्ल्ड बाय द फ्यू कंट्रीज एंड बिजनेस कंपनीज। ये लोग विरोध कर रहे हैं कि जो कुछ चुनिंदा देश हैं जिन्होंने वर्ल्ड पर एक तरह से कब्जा करके रखा हुआ है, या फिर कुछ जो मल्टीनेशनल कंपनीज है उन्होंने वर्ल्ड के बड़े हिस्से पर, बड़े पावर्स पर कब्जा करके रखा हुआ है। एज इन द केस ऑफ डेमोक्रेसी विद इन द नेशन, द इनिशिएटिव ऑफ डेमोक्रेसी एमंग द नेशन हैव कम फ्रॉम स्ट्रगल ऑफ द पीपल। तो अगर हम बात करें नेशन के लेवल पर डेमोक्रेसी की, तो वहाँ पर जो डेमोक्रेसी आई है वो लोगों के स्ट्रगल के लिए आई है, स्ट्रगल की वजह से आई है। लेकिन अब बात है कि कौन इस चीज़ को करेगा वर्ल्ड लेवल पर। तो यहाँ देखिए एक कार्टून दिया गया है। कार्टून में बताया गया है कि ये जो व्यक्ति है ये इसका नाम है वॉल्फविज। आई विल वर्क फॉर डेवलपमेंट एट द वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक की हमने देखा कि वर्ल्ड बैंक का जो हेड होता है वो हमेशा यूएस का सिटीजन होता है, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर होता है यूएस का, उसके द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। तो देखिए ये व्यक्ति पेंटागन में काम किया करता था, और इसका पेंटागन यानी यूएसए का रक्षा विभाग जो कि सैनिकों कंट्रोल करता है। तो इसका कहना है, कार्टून में दिखाया गया कि जिस तरह से मैंने सैनिक होते हुए दूसरे देशों पर कब्जा किया या फिर किस तरह के टास्क किए, उसी तरीके से वर्ल्ड बैंक में रहते हुए मैं पूरे वर्ल्ड के डेवलपमेंट के लिए काम करूंगा। इस टॉपिक में हमारा जो टॉपिक है वो है डेमोक्रेसी प्रमोशन।
कि आखिर किस तरह से डेमोक्रेसी को प्रमोट किया जाता है। तो यहाँ आपको सबसे पहले कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो दो कार्टून्स दिए गए हैं इस पेज के नीचे और अगले पेज में, उस पर आप एक क्लोज लुक यानी ध्यान दें। और ये जो कार्टून्स हैं ये एक फंडामेंटल क्वेश्चन आपको दे रहे हैं जो कि ग्लोबल डेमोक्रेसी से रिलेटेड है, यानी कि जो ग्लोबल डेमोक्रेसी के बारे में हम अपने पिछले टॉपिक में पढ़ा। तो रिसेंटली बहुत सारे पावरफुल कंट्रीज जो हैं वर्ल्ड में, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका का, वो उसने डेमोक्रेसी प्रमोशन का टास्क ऐसा लगता है जैसे उसने अपने कंधे पर ले लिया है कि पूरे वर्ल्ड में वो डेमोक्रेसी को फैलाएगा और उस तरह के टास्क करेगा। उनका कहना है कि वो डेमोक्रेसी के वैल्यूज़ को प्रमोट कर रहे हैं और इसको केवल बातचीत से फैलाना ये इतना काफ़ी नहीं है, इसके अलावा भी दूसरे मेजर्स लेने पड़ेंगे ताकि डेमोक्रेसी को अच्छी तरह से फैलाया जा सके। एग्जिस्टिंग डेमोक्रेसी शुड डायरेक्टली इंटरवीन इन कंट्रीज दैट आर नॉन डेमोक्रेटिक टू स्टैब्लिश डेमोक्रेसी देयर। उनका कहना है कि देखिए जो एग्जिस्टिंग डेमोक्रेसीज हैं उनको डायरेक्टली इंटरवीन करना चाहिए वैसे कंट्रीज में जहां पर डेमोक्रेसी स्टैब्लिश नहीं है और उनको डेमोक्रेसी बनने में मदद करना चाहिए। In some cases, powerful countries have launched armed attack on non-democratic countries. कुछ situations में, कुछ cases में ऐसा देखा गया है कि जो powerful countries हैं, जो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करती हैं, उन्होंने armed attack किया, यानी कि हथियार, गोला बारूद की मदद से अटैक किया है नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज पर। और दिस इज व्हाट सुष्मिता वाज टॉकिंग अबाउट, यानी जो ऊपर जो डिस्कशन हमने देखा था स्टूडेंट्स के बीच में, उसमें बात की गई थी कि अमेरिका ने किस तरह से इराक पर अटैक कर दिया था। तो देखिए अब हम देखते हैं कि इराक में क्या हुआ था। इराक वेस्टर्न एशिया का एक देश है, तो उसके बारे में हम बाद में देखेंगे, लेकिन यहाँ हम पहले इस इमेज को देख लेते हैं जिस कार्टून को आपको देखने के लिए ऊपर कहा गया था। तो देखिए यहाँ पर एक सोल्जर है जो कि कहाँ का है, यूनाइटेड स्टेट्स का सोल्जर है, और ये जो बंदा है ये इराक का बंदा है और इसे तोहफे में दिया जा रहा है क्या, डेमोक्रेसी दिया जा रहा है। और डेमोक्रेसी देख सकते हैं कैसा कंडीशन में है, पूरे कांटों से भरा हुआ ताज की तरह है, पूरे कांटों से भरा हुआ गुलदस्ता है जिसको लेकर वो एक तरीके से खुश भी है और उसे तकलीफ भी है। उसका रीज़न ये है कि देखिए इसे तोहफे में डेमोक्रेसी तो मिल रही है, लेकिन डेमोक्रेसी का जो कंडीशन है वो काफ़ी इसके लिए घातक है, इसके लिए काफ़ी परेशानी वाला है। तो इसके अलावा नेक्स्ट कार्टून हम नेक्स्ट पेज पर देखेंगे। तो देखिए अब हम बात कर रहे थे इराक के बारे में, तो इराक में क्या हुआ इस चीज़ को हम देखने वाले। उसके पहले हम देख लें कि जो इराक है वो ब्रिटिश जो शासन था, ब्रिटिश एम्पायर, उससे आज़ाद हुआ था 1932 में। 1932 में इराक आज़ाद हो गया था। उसके 3 डिकेड्स बाद, यानी कि करीब 30 साल बाद, वहाँ पर मिलिट्री ऑफिसर्स ने विद्रोह कर दिया। 1968 तक ये रूल किया जाता था अरब सोशलिस्ट बाथ पार्टी द्वारा, यानी जो बाथ का मतलब होता है रेनेसेंस होता है, बाथ का मतलब अरब सोशलिस्ट बाथ पार्टी, बाथ मीन्स रेनेसेंस। सद्दाम हुसैन जो कि बाथ पार्टी का लीडर था, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल उसने निभाया था 1968 के रिवोल्ट में, जो कि मिलिट्री ऑफिसर्स द्वारा रिवोल्ट किया गया था और जिसने इस पार्टी को पावर में लाया था। तो ये जो गवर्नमेंट था इसने अबॉलिश कर दिया ट्रेडिशनल इस्लामिक लॉज को, और वोमेन जो थी उन्हें राइट टू वोट दिया और सेवरल फ्रीडम्स जो कि नहीं प्रोवाइड किए गए थे अदर वेस्टर्न कंट्रीज में, जैसे कि जो आपका सऊदी अरबिया हो गया या दूसरी चीज़ें। तो इराक के प्रेसिडेंट बनने के बाद 1979 में तो जो सद्दाम हुसैन था उसने एक डिक्टेरियल गवर्नमेंट चलाया और उसने सारे डिसेंट और अपोजिशन जो उसके सरकार के खिलाफ थे उसे खत्म कर दिया, उसे दबा दिया। He was known to have got a number of political opponents killed, any person of ethnic minorities massacred। तो देखिए वो फेमस था क्योंकि उसके जितने भी पॉलिटिकल अपोनेंट थे उसमें बहुत ज़्यादा संख्या में उसने मर्डर करवाए थे उन लोगों के, और जो एथनिक माइनॉरिटीज़ थे उनकी बहुत ही ज़्यादा संख्या में इसने हत्या करवाई थी, जिसे कि हम मैसेकर भी कहते हैं। तो एथनिक माइनॉरिटी का मतलब हो गया जैसे कि शायद वो सुन्नी या शिया था, तो जो अपोनेंट ग्रुप हो गया, यानी जो दूसरा माइनॉरिटी ग्रुप हो गया उसकी उसने हत्या करवाई थी। तो जो यूएस था और उसके जो अलाइज थे जैसे कि ब्रिटेन, उसने इराक पर पजेस्ड सीक्रेट न्यूक्लियर वेपन्स और दूसरे वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन होने का आरोप लगाया, जो कि एक तरह का बिग थ्रेट था पूरे वर्ल्ड के लिए। इस तरह का आरोप लगाया गया यूएसए द्वारा और जो दूसरे
उसके सपोर्टर्स थे। लेकिन जो यूएन टीम थी जब वहाँ गई तो ऐसे वेपन्स होने का सर्च करने के लिए, तो उसे ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला, ऐसा कुछ उसे मिला ही नहीं। लेकिन इसके बाद भी यूएस जो थे और उसके जो सपोर्टर्स थे उन्होंने इराक को इन्वेड कर दिया और उससे इराक की सेना से इराक को छीन लिया और सद्दाम हुसैन को पावर से रिमूव कर दिया 2003 में। और यूएस ने वहाँ पर एक इंस्टॉल किया एक इंटरिम गवर्नमेंट और अपनी मदद करने वाली गवर्नमेंट, यानी ऐसी गवर्नमेंट को उसने यूएसए ने इंस्टॉल किया जो कि उसकी मदद करे, उसके इशारों पर चले। जो इराक के खिलाफ वार था वो ऑथोराइज नहीं किया गया था यूएन सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा, और जो कोफी अन्नान जो था यूएन सेक्रेटरी जनरल सेड दैट द यूएस वार ऑन इराक वाज इलीगल। तो जो यूएस द्वारा युद्ध लड़ा गया था इराक में, इराक के खिलाफ, वो एक तरह का इलीगल युद्ध था और उसे यूनाइटेड नेशन द्वारा नहीं दिया गया था, मतलब सपोर्ट नहीं किया गया था। अब जो बेसिक क्वेश्चंस राइज होते हैं ये इस एग्जांपल से जो बेसिक क्वेश्चन राइज होते हैं उस जिसके बारे में हमें सोचना चाहिए। इज दिस द राइट वे टू प्रमोट डेमोक्रेसी? क्या डेमोक्रेसी को प्रमोट करने का ये सही तरीका है? तो ये तो बिल्कुल सही तरीका नहीं हो सकता है। शुड अ डेमोक्रेटिक कंट्री वेज अ वार इन्वेड अनदर कंट्री फॉर इस्टेब्लिशिंग डेमोक्रेसी देयर? तो क्या किसी डेमोक्रेटिक कंट्री को दूसरे ऐसे नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री पर युद्ध थोपना चाहिए और वहाँ पर इन्वेड करना चाहिए ताकि वहाँ डेमोक्रेसी बैठाया जा सके? तो नहीं, इस चीज़ को तो सपोर्ट नहीं किया जा सकता है। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, डज एक्सटर्नल हेल्प वर्क इन एवरी केस और डज इट वर्क ओनली व्हेन द पीपल ऑफ अ नेशन आर एक्टिवली एंगेज्ड इन अ स्ट्रगल टू मेक देयर सोसाइटीज डेमोक्रेटिक? क्या एक्सटर्नल हेल्प है इन चीज़ों के लिए, एक्सटर्नल हेल्प मददगार होता है, या फिर ये तभी काम करता है जब उस नेशन के यानी उस देश के लोग एक्टिवली इंगेज्ड हो स्ट्रगल में अपने सोसाइटी को डेमोक्रेटिक बनाने के लिए? तो ये बात सही है कि अगर वहाँ के लोग इन्वॉल्व ही नहीं है तो फिर डेमोक्रेसी किसके लिए? वहाँ के लोग जब चाहते ही नहीं है डेमोक्रेसी, वो उस सिस्टम से खुश हैं या फिर उस चीज़ का विरोध खुलकर नहीं कर रहे हैं, तो फिर डेमोक्रेसी किसके लिए और कैसे, और कौन उसका बाद में फिर लीडर बनेगा? ये सब बहुत तरह की चीज़ें बातें हैं जो कि सोचनी चाहिए। Even if external intervention leads to establishment of democracy in a country, would it last long? अगर एक्सटर्नल इंटरवेंशन की वजह से किसी भी कंट्री में डेमोक्रेसी आ भी जाती है तो क्या वो ज़्यादा दिनों तक चलेगी? क्या वो उतनी स्टेबल होगी जितनी कि वहाँ के लोगों द्वारा बनाई गई डेमोक्रेसी होगी? ये भी सोचने वाली बात है। क्या वह उस सरकार को जो कि डेमोक्रेसी बनी है दूसरे देशों के सपोर्ट की मदद से, वहाँ की सरकार को वैसी डेमोक्रेसी को वहाँ के सिटीजन्स द्वारा सपोर्ट मिलेगा, वहाँ के लोगों द्वारा सपोर्ट मिलेगा? इसके बारे में आपको सोचना चाहिए। फाइनली, इज द यूज ऑफ एक्सटर्नल फोर्स टू गिव डेमोक्रेसी टू द पीपल इन कीपिंग विद द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी? तो क्या एक्सटर्नल फोर्स की मदद से किसी भी देश के लोगों को डेमोक्रेसी गिफ्ट में दे देना, और क्या वो डेमोक्रेसी की स्पिरिट को रखने पाएगा? तो आपको इन क्वेश्चंस के बारे में सोचना चाहिए और सभी बातों के बारे में सोचना चाहिए जो कि आपने अभी तक इस चैप्टर में पढ़ा है। तो देखिए यहाँ पर इस पेज में आपको ग्लोसरी दी गई है, यानी सारे जो शब्द हैं उनके मीनिंग्स दिए गए हैं। आप इन सभी शब्द को पढ़ सकते हैं। सेंसरशिप, कोएलिशन, कॉलोनी, कम्युनिस्ट स्टेट, कूप, मार्शल लॉ, पॉलिटिकल प्रिजनर्स, इन सभी चीज़ों को आप पढ़ लें। आपकी जो मीनिंग है वो सभी जो नॉलेज है वो काफ़ी बढ़ेगी, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ देखिए ये वो इमेज है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे पिछले पेज में कि आपको देखने के लिए नेक्स्ट पेज में कहा गया था। एक सैनिक है, कहाँ का सैनिक? ये शायद यूएसए का ही सैनिक है जो कि ज़बरदस्ती एक बंदे को बोल रहा है कि यार तुम क्या करो, तो तुम वोट दो, और वोट दो कैसे? तो इसे फोर्स से वोट दिलाया जा रहा है, यानी फोर्स से डेमोक्रेसी इस पर थोपा जा रहा है। तो क्या ये चीज़ सही है? क्या ऐसा होना चाहिए पूरी दुनिया में? ये बात आपको सोचना है। ये बात सोचने के लिए इस चैप्टर में कहा गया है। तो यहीं पर हमारा ये जो चैप्टर है ये खत्म होता है, और इसके बाद हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, पॉलिटी का, क्लास 9th के पॉलिटी का। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए गुड बाय।